Good morning to all. Online वाले स्टूडेंट्स, आई होप वॉइस वीडियो एंड स्क्रीन क्लियर होगा. सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था अबाउट द बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स. थोड़ा हाईलाइट में दे देता हूँ जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था. मेन बताता हूँ. एक तो आपको बताया था कि इनकम टैक्स के लिए कौन से नंबर का लिस्ट पढ़ना है. लिस्ट पढ़ना, ठीक है. आर्टिकल का रेफरेंस मैंने आपको दिया था, शेड्यूल नंबर 7 एंड आर्टिकल नंबर 1. उसने आपको एक एंट्री बताई थी. एंट्री नंबर कौन सी? 82, जिसमें उन्होंने बोला टैक्सेस ऑन इनकम एक्सेप्ट, मतलब किसी को नहीं छोड़ेंगे, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़. हाँ, पर बाद में उन्होंने ऐसा बोला कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी. मतलब एग्रीकल्चर इनकम होता है तो उस पर टैक्स कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट. वो बात अलग है कि मेजोरिटी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या दे रखा है, एग्जम्पशन दे रखा है. क्योंकि कोई भी एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स लगा के क्या करेगा, अननेसेसरी पॉलिटिकली वो थोड़ा डिसएडवांटेजियस हो जाता है, इसलिए वो लोग टैक्स लगाते नहीं है. ठीक है. फिर मैंने आपको बताया था कि आपको कौन सा एक्ट पढ़ना है. तो आपको एक्ट कौन सा पढ़ना है? तो एक तो मेन जो अपना एक्ट है वो कौन सा है? इनकम टैक्स एक्ट 1961. प्लस आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों फाइनेंस एक्ट. अभी वो फाइनेंस एक्ट कौन सा पढ़ना है वो आपके टर्म के ऊपर डिपेंड करता है. मैंने जैसा आपका बताया कि आपका सबका एग्जाम दिसंबर 25 में है. ठीक है. तो दिसंबर 25 के लिए आपको कौन सा वाला फाइनेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा? फाइनेंस एक्ट 2024. आप सब लोग मान लो कि दिसंबर 27 में या जून 27 में जब फाइनल का एग्जाम दोगे तो आपको फाइनेंस एक्ट कौन सा पढ़ना पड़ेगा? 2024. तो फाइनेंस एक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन का टर्म आपका कौन सा रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. तो कोई रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ टेक्निकली समझना है कि कौन सा फाइनेंस एक्ट आपको एप्लीकेबल होगा. तो अगर फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल ढूंढ लिया तो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर भी ढूंढ ही लेंगे. तो प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल होगा? तो 2000 कौन सा होगा? 24-25. एंड असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? तो होगा 25-26. ये दोनों ईयर है जो आपको ध्यान रखने, जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हो. प्रीवियस ईयर में मैंने आपको ये समझाया था दोस्तों कि जिस ईयर में आप पैसा कमाते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर. एंड असेसमेंट ईयर बोले तो जिस ईयर में आप क्या पे करते हैं, टैक्स पे करते हो, उसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं. टैक्स पे करने के लिए दोस्तों आपको क्या फाइल करना होता है? तो टैक्स पे करने के लिए आपको क्या फाइल करना होता है? रिटर्न. रिटर्न फाइल करना पड़े कि जाओगे और बोले ये लो टैक्स, ऐसा होगा कि आपको एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा इन विच इट अकम्पनीज द रिटर्न. और रिटर्न फाइल करना है और उसके ऊपर बाद में आपको क्या करना है? टैक्स का पेमेंट करना है. अभी रिटर्न फाइल करने की क्या होती है दोस्तों? तो रिटर्न फाइल करने की डेट वगैरह होती है, वो अभी नहीं आएगा, वो धीरे धीरे आएगा. ओके. फिर मैंने आपको कुछ सेक्शन शायद बताए होंगे. ठीक है. सेक्शन नंबर 1, इंट्रोडक्शन. तो इनकम टैक्स एक्ट पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होगा कि सिर्फ इंडिया में? इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है ना, वहां पे भी एप्लीकेबल होगा. सेक्शन 2 में आपको कुछ डेफिनेशन बताए. डेफिनेशन बोले तो पर्सन बताया था. फिर आपको एसएससी के बारे में बताया था. पर्सन मतलब हम जैसे लोग, जो लोग क्या करते हैं, टैक्स का पेमेंट करते हैं. और एसएससी मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास से हमको टैक्स क्या करना है, वसूलना है. ठीक है. तो ये तुमको ध्यान रखना. तो जैसे इनकम टैक्स में नोटिस वगैरह हम किसको दे सकते हैं? पर्सन को नहीं दे सकते, एसएससी को दे सकते हैं. क्योंकि एसएससी एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हमको क्या लेना होता है? टैक्स लेना. ठीक है. फिर आपको बताया था असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर बोले तो क्या? तो जिस ईयर में इनकम को अर्न की जाती है उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं. असेसमेंट ईयर मतलब जिस ईयर में द टर्म और द वर्ड असेसमेंट इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट के असेसमेंट करना है. तो असेसमेंट मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का मूल्यांकन करना. तो आपको अपनी इनकम का असेसमेंट करना है और इनकम को असेस करने के बाद आपको उसके ऊपर टैक्स का असेसमेंट करना है. ठीक है. सो ये ध्यान देखो, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है. ठीक है. टैक्सेशन, उसमें मैं इनकम टैक्स बोलूँ और जीएसटी बोलूँ,
उसको एकदम फुल इंटेंसिटी से पढ़ना है, क्योंकि ये सब चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में जाके रियल सेंस में क्या होती है, अप्लाई होती है। मैं कोई आपको फिक्शनल प्रोविजन या फिक्शनल सम्स नहीं करवाऊंगा, जो सम्स होंगे वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाके क्या होंगे, अप्लाई होंगे, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ होगा। अगर आप आर्टिकलशिप में भी जाओगे, वहां पे अगर सर जीएसटी के या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको वहां पे 50-60% पिक्चर पहले से क्लियर होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 100% पिक्चर क्लियर होगा, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं जो एकेडमिक से रिलेटेड है। प्रैक्टिकल से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, 2-3 लेक्चर्स ऐसे होंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा, पर पूरा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपने कहीं पे भी लैब्स रखा, देखो आपका एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस है, वो आपका बाय प्रोडक्ट है। आपका मेन प्रोडक्ट ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ चीजों के और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान रखो, तो बाद में द अदर थिंग्स विल हैंडल ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसमें फिर आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत है नहीं। तो इसको फुल इंटेंस होके ही पढ़ना। ठीक है, सेक्शन 2 में मैंने 3 डेफिनेशन आपको बताई, फिर सेक्शन 3 आपको बताया था जिसमें मैंने बोला था प्रीवियस ईयर। तो क्या होता है प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में आप पैसा कमाते हो उसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। ऐसे प्रीवियस ईयर ऑलवेज कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल। बट मान लो कि आप अपनी जिंदगी की पहली कमाई कर रहे हो, तो उस दिन स्टार्ट होगा जिस दिन ईयर, मतलब जिस दिन आपने जॉब ज्वाइन की। तो मैंने आप ही का एग्जांपल दिया होगा कि मान लो अक्टूबर नवंबर में आपने जॉब ज्वाइन किया था, आपके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, जिस दिन आपने जॉब ज्वाइन किया, मतलब जिंदगी की पहली कमाई। बट मान लो नेक्स्ट ईयर होगा, तो नेक्स्ट ईयर से तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, 1 अप्रैल। It can be said that the first previous year can be less than 12 months. It cannot be more than 12 months. And obviously वो 12 महीने से तो ज्यादा नहीं होगा, पर वो 12 महीने से कम जरूर हो सकता है, बट वो सिर्फ कौन से ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, देन जो आज हमको करना है सेक्शन नंबर 4। ठीक है, मतलब बहुत लंबा चलेगा ये, जिसके अंदर हमको क्या समझना है, चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द टैक्स रेट्स, कि टैक्स रेट्स क्या लगाने। अभी देखो टैक्स रेट जो होता है ना दोस्तों, वो किस पे लगता है, किस पे, तो टैक्स रेट जो होता है वो लगता है इनकम के ऊपर। तो टेक्निकली मैं इनकम तो आपको अभी नहीं सिखा सकता एक लेक्चर में, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इनकम के अलग अलग सोर्सेस होते हैं जो आपको बताए गए। कौन से सोर्सेस थे, 5 सोर्सेस थे। तो देखो इंसान कुछ नहीं करेगा तो जॉब तो करेगा। मतलब जॉब भी अच्छी बात है, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ उसको। मतलब या तो आप क्या करोगे, जॉब करोगे, या जॉब नहीं करोगे तो क्या करोगे, बिजनेस करोगे। बिजनेस नहीं करोगे तो क्या करोगे, खुद का क्या स्टार्ट करोगे, प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। ऐसा कुछ तो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो सैलरी इनकम, बिजनेस कर रहे हो तो पीजीपी इनकम हो, तो वो 2 हेड हो गए। सीक्वेंस मैटर नहीं करता इनिशियली। दूसरा क्या हो, तीसरा क्या हुआ पता है, आपने एक दुकान ली, तुमने ऐसा सोचा घर नहीं लेते दुकान लेते, यू आर लुकिंग फॉर रेंटल इनकम। तो बोले रेंटल यील्ड किस में ज्यादा मिलता है, बोले कमर्शियल प्रॉपर्टी में ज्यादा मिलता है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में नहीं मिलता है। और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में क्या होता है, थोड़ा वैकेंसी का भी दिक्कत होता है, टेनेंट 1 साल 2 साल में खाली करके चला जाता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या, वो बिजनेस सेटअप करेगा तो उसी में उसको 2 साल लग जाएंगे, फिर एक बार सेटअप हो गया तो वो 2-3 साल और रहेगा, मतलब 4-5 साल तक कोई वैकेंसी लॉस का स्कोप रहता नहीं है कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, ये मेरा जस्ट मानना है, बाकी है तो है, वो तो 6 महीने में मान लो पार्टी उठ गई तो 6 महीने में क्या कर गया, खाली करके चला गया, तो वो पूरी बात अलग है। तो तुमने क्या सोचा कि बोले पहले खुद का घर नहीं लेते, पहले खुद का क्या लेते हैं, दुकान लेते हैं। तो तुमने क्या ले लिया, शोरूम ले लिया, उसको रेंट पे चढ़ा दिया, 1 महीने का 1 लाख रुपए रेंट आ रहा है, तो पूरे 12 महीने का कितना हुआ, 12 लाख। सरकार बोले अच्छा खासा पैसा बना रहे हो, एक काम करो, ये 12 लाख पे हमको क्या चाहिए, टैक्स। तो कितना टैक्स आएगा, कैसे 12 लाख गिनना है, वो सब आज एक लेक्चर में नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, हाँ, पर मैं आज जो आपको बताऊंगा कि उसके ऊपर आपको टैक्स कितना पे करना है वो। तो ये तो 3 इनकम हुई, चौथी इनकम कौन सा, आपने असेट खरीदा था कोई, मान लो कि कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी थे, शेयर्स थे, या म्यूचुअल फंड्स थे, गोल्ड था, कुछ भी ऐसी एसेट्स आपने परचेज की, और उसको अगर आप बेचते हो और उसमें से आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता है, तो उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। तो ये 4 हो गए, एंड लास्ट में बचा कुचा जो था वो कहाँ डाल दिया, आईआरएस। बोले 4 बना दिए, बोले अब थक गए, बोले एक काम करो, 5वां नहीं बन रहा, तो एक काम करो, रेसिडरी हेड बना दिया। जैसे हम वो नहीं पॉइंट्स लिखते हैं,
4-5 पॉइंट याद है अपने को और 5वां पॉइंट याद नहीं आ रहा है, तो एनी अदर थिंग्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ऐसा लिखता है ना, ये स्कैम किया आपने, तो इनकम टैक्स वालों ने बोला हम भी स्कैम करते हैं, और क्या लगा दिया, इनकम फ्रॉम अदर। तो आगे के 4 हेड में नहीं आता, वो किधर आता है, 5वें हेड में आ जाओ। ठीक है, सो समझते हैं, अभी ध्यान दें सेक्शन नंबर 4, जिसके अंदर हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, अबाउट द टैक्स रेट्स। ठीक है, लंबा चलेगा, ध्यान रखना। ओके, टैक्स रेट्स, इसका एक कंफर्म क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं एग्जाम में। ओके, तो टैक्स रेट्स 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, मैं लिखने का टाइम दूंगा, पहले यहाँ पे ध्यान दें। एक होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, और एक एक होता है जिसको हम बुलाते हैं स्पेशल। मतलब बोले तो क्या होता है सर, ये नॉर्मल और स्पेशल अलग अलग क्यों किया? ठीक है, तभी क्या होता है, नॉर्मल टैक्स रेट्स उन्होंने बताए, जिसको मैं ऐसे नाम दे देता हूं कि दिस इज आर द पर्सन बेस्ड टैक्स रेट्स। पर्सन बेस्ड टैक्स रेट मतलब पर्सन बेस्ड टैक्स, मतलब पर्सन बेस्ड इनकम रेट। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम है ना, इनकम को नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे पर्सन को। जैसे ही पर्सन दिखा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टैक्स रेट चेंज करेंगे। ठीक है, तो जैसे पर्सन मतलब कौन होगा, तो मैं 2 पार्ट में करता हूँ इसको। ठीक है, जो आपके लिए रेलेवेंट है, एक तो होगा कौन, इंडिविजुअल, एंड कौन होगा, एचयूएफ। एंड एक तरफ हम रखते हैं किसको, कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मतलब कौन, कंपनी। तो अगर इंडिविजुअल हुआ ना, तो हम इनकम का टैक्स रेट क्या, मतलब जो टैक्स रेट है उसको चेंज करेंगे। कॉर्पोरेट हुआ तो टैक्स रेट को क्या कर देंगे, चेंज। तो इंडिविजुअल में उन्होंने क्या बोला पता है, इंडिविजुअल में नॉर्मल इनकम जो है ना, वो कैसे टैक्सेबल होगी, तो वो टैक्सेबल कैसे होगी, स्लैब रेट। स्लैब रेट मतलब क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हम टैक्स नहीं लगाएंगे। वंस योर इनकम इंक्रीजेस, ठीक है ना, तो हम टैक्स का रेट भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। थोड़ा और इनकम बढ़ा, थोड़ा और टैक्स रेट बढ़ेगा, थोड़ा और इनकम बढ़ा, थोड़ा और टैक्स रेट। ठीक है ना, जैसे मैं बताता हूँ स्लैब रेट क्या होता है। तो जैसे उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से या 2.5 लाख रुपए तक होती है, तो आपके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, मतलब 0% टैक्स लगेगा। ये आप समझ में आ गया, वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई मिडिल क्लास है तो उसकी इनकम मान लो 15-20 हजार है, लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में। तो 15-20 हजार है, किसी को इनकम पे अपने जज नहीं कर रहे, अपने सिर्फ एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। तो 15 हजार रुपये इनकम है, तो पूरे साल का 15 हजार, सॉरी महीने का 15 हजार हुआ, तो पूरे साल का कितना होगा, 1,80,000 होगा कि। तो क्या लगता है, तुम उससे टैक्स लोगे? हाँ, तुमने उससे अगर टैक्स मांगा ना, तो तुमने उससे उसकी आत्मा छीन ली। समझ में आ गया ना? फिर वो क्या करेगा पता है, खत लिख के जाएगा, बोले मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से, और मेरे जाने के पीछे के कुछ लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहला नाम आयकर विभाग का लिखा है, बोले ये लोग जिम्मेदार है, मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से, छोड़ दो, यहाँ मिले ऊपर मत मिले। 2.5 लाख तक कोई टैक्स लगेगा नहीं। फिर 2.5 लाख से लेकर 2,50,000 से लेकर कहाँ तक, 5 लाख तक कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 5%। ठीक है, उसके बाद तो देखो, अभी मान लो आपकी इनकम 5 लाख है, तो इनकम इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे, बोले थोड़ा रीजनेबल रेंज का टैक्स पेयर है। मतलब 5 लाख रुपए सालाना इनकम है, मतलब मंथली 40 हजार इनकम हुआ, तो 40 हजार में से अगर मैं 2-5% ले लूंगा तो ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बोले सब 5% है ना, 2-5% क्यों बोला, 2.5 लाख तक तो है ही नहीं ना गुड टैक्स। तो 2.5 लाख तक कुछ नहीं है, तो एवरेज तो गिरेगा ना आपका। वो तो 2.5 से 5 लाख में 5% देना है ना, तो एवरेज ओवरऑल तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा। जैसे मान लो आपकी इनकम 480 है, टैक्स वो कैलसी है ना आपके, वो जरूरत पड़ेगी। 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए है ना इनकम, सॉरी 4,80,000 है, 2.5 लाख तक कुछ लगेगा नहीं। इसका मतलब 480 माइनस 2.5 लाख पे लगेगा, तो करो कितना है, 230 है। स्लैब में जाना है, पहला स्लैब 2.5 लाख खत्म, वो टैक्स नहीं लगा। 2.5 लाख से 480 कितना हुआ, 230 का 5% 11,500 तुमको क्या देगा टैक्स, 11,500 तो तुमने 480 पे दिया ना,
तो डिवाइड बाय 480 करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो ये आपका इफेक्टिव टैक्स रेट आ रहा है तुमको समझ? ये आपका मतलब 100 रुपए में 2 रुपए तुम लोग क्या दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, इसका मतलब यही हुआ। ये तो इतना तो चलेगा ना। डन, ओके, चलो आगे बढ़। फिर उन्होंने ऐसा बोला 5 लाख से लेकर कहां तक, 5 लाख से लेकर 10 लाख, कितना टका लगाएंगे? मतलब अभी इनकम बढ़ रही है, तो इनकम बढ़ रही है तो गवर्नमेंट का नियत भी बदल रहा है। 5 लाख से कितना हुआ, 10 लाख, तो हम टैक्स रेट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो मान लो आपकी इनकम 9 लाख रुपए, आपका ज्वाइनिंग सैलरी 9 लाख रुपए है, ठीक है, इतना तो होगा, 9 लाख रुपीज है पर एनम। तो सर बार बार पॉज मत लिया करो, ठीक है। 9 लाख रुपए आपका इनकम है, तो अभी कितना टैक्स आएगा देखो, थोड़ा शॉर्टकट यूज करो। 2.5 तक कुछ नहीं, 2.5 से 5, 2.5 से 5 लाख, 2.5 लाख ही होता है ना, ठीक है, उसका 5% करते हैं तो 12,500 होता है। इसका मतलब 5 लाख को क्रॉस किया तो 12,500 तो फिक्स हो गया। अभी 5 लाख से कितना, 9 लाख, 5 लाख टू 9 लाख रुपीज, 4 लैक्स, 4 लैक्स का कितना करना है, 20, मतलब कितना हो, 80,000 प्लस 12,500, 92,000 कितना है, मतलब टैक्स रेट बढ़ गया है। अभी 90 टू 500 डिवाइड बाय 980 करो, 10% के आसपास आ गया आ रहा है ना, 10% के आसपास जो भी आ रहा है। डन। अभी क्या हुआ पता है, उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आपकी इनकम कितने से ज्यादा होता है, 10 लाख से ज्यादा, तो लोग मूड में आ जाएंगे और कितना टैक्स लेंगे, कितना टैक्स लेंगे, मतलब एनीथिंग अबाउट 10 लाख रुपीज सब्जेक्ट टू कितना हो जाएगा, 30। मतलब मान लो तुमने 22 लाख रुपए कमाए, कितने कमाए, 22 लाख। अभी मत करो, मैं बोल रहा हूँ ऐसे करो। 22 लाख रुपए अगर आपने पूरे साल का आपका इनकम है, ठीक है, तो 10 लाख तक कितना टैक्स आएगा देखो, 5 लाख तक तो 12,500 आता है, 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख डिफरेंस है, उसका 20% करूंगा तो 1 लाख होगा। इसका मतलब 10 लाख तक 1,12,500 अपना फिक्स हो गया ना, 1,12,500। अभी 10 लाख से ऊपर इनकम कितनी है, 12,000, 12 लाख से, 12 लाख का 30%, 3,60,000, 3,60,000 प्लस 1,12,500, 4,72,500 आपकी इनकम में से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो 472,500 डिवाइड बाय 22 लाख करो, 21.40 बढ़ जाए ना। इसलिए फर्स्ट लेक्चर याद करो कि इनकम टैक्स कौन से नेचर का होता है, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेस हुआ ना, तुम्हारा प्रोग्रेस होगा तो सरकार का भी क्या होगा, प्रोग्रेस। समझ में आया? देश आगे कब बढ़ता है, जब लोग आगे बढ़ते हैं। अरे तो अगर आप आगे बढ़ोगे तो देश भी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारा थोड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट, बोले देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। लोगों से देश बनता है, देश से लोग नहीं बनते। समझ रहे हो ना? तो अगर आप बढ़ोगे आगे तो इनकम टैक्स भी आपके पीछे पीछे क्या आएगा, बढ़। उन सबसे बचना कैसे हो बाद में, समझ में आएगा? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतने में ये लोग मानते नहीं है। ये तो दोस्तों कौन सा टैक्स था पता है, ये तो था बेसिक टैक्स। ओके ना, मतलब ये बेसिक वाला था। अभी आएगा कॉन्सेप्ट कॉल एडिशनल टैक्स, ठीक है। अभी एडिशनल टैक्स को कहा जाता है दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर क्या, ठीक है, सरचार्ज बोलते हैं इसको, टेक्निकली सरचार्ज बोलते हैं। मैं अगर लेमन वे में आपको समझाऊं तो ये उन लोगों पे लगेगा जो लोग अमीर है। क्या है, अमीर, मतलब सुपर रिच टैक्स, इसको ऐसा भी बोल सकते हो आप। मतलब अगर आपकी इनकम किसको क्रॉस करेगी, 50 लाख को क्रॉस कर गई, मतलब महीने का तो 4-4.5 लाख रुपए इनकम हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना? तो सरचार्ज आपको देना पड़ेगा, तो टैक्स तो देना ही है, प्लस ये भी देना पड़ेगा। तो 50 लाख रुपए मान लो, डॉट 50 लाख रुपए इनकम है, तो कितना टैक्स लगेगा, 10 तक 1,12,500 फिक्स है ना। कैलसी बार बार यूज करेंगे तो सिलेबस खत्म नहीं होगा। 50 लाख इनकम है, 10 लाख तक 1,12,500 फिक्स है, बचा कितना, 40, 40 का 30, 12 लाख हुआ ना, 12 लाख, 12 प्लस 1,12,500, 13,12,500, 13,12,500, ये तुम्हारा बेसिक टैक्स आएगा। आ रहा है तुमको समझ?
बट अगर इनकम 50 लाख को क्रॉस करती है तो मैंने तो एग्जैक्ट 50 लाख ही गिना, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, 50 लाख को क्या होनी चाहिए, क्रॉस। तो आपके ऊपर 10% टैक्स एक्स्ट्रा आएगा, मतलब 10% ऑन किसके ऊपर, ध्यान से देखना, 10% ऑन किस पे लिखा है, ऑन टैक्स, ऑन इनकम नहीं। हाँ, मतलब मैं जो टैक्स गिनूंगा ना उसका 10, इनकम का नहीं। अभी तुम यार मान लो 60 लाख रुपए अपने रखते हैं, कितना, 60 लाख, तो 60 लाख रुपए होगा तो क्या होगा, 60 लाख रुपीज मान लो इनकम है, तो 1/500 अपना 10 लाख तक फिक्स है, समझ रहे हो ना, कंफर्टेबल है यहाँ तक, ओके। तो 10 तक 1/500 फिक्स हो गया, तो बचा कितना, 50, 50 का 30 कितना होगा, 15, 15 प्लस 1/500, 16/500। तो अभी तुमको 16/500 का 10% करना है, मतलब 16,12,500, मतलब 161,250 विल बी द सरचार्ज। अपने को सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन ही करने के, अभी आप ओरली समझ रहे हो ना, तो 161,250 आपका सरचार्ज आएगा। ये गलती करते हैं स्टूडेंट, वो लोग सीधा 10% किसका लेके आ जाते हैं, इनकम, मतलब इनकम तो कितनी है, 60 लाख, उसका 10% करोगे तो 6 लाख होगा, तो 6 लाख थोड़ी एडिशनल टैक्स हो, अभी 6 लाख प्लस वो तुमने गिना कितना है, 16/12,500 प्लस 6 लाख मारोगे तो 22 लाख 12,000 हो जाएगा। हाँ या ना, 60 में से 22 लाख तो सरकार लेके चला गया, मतलब 40% इनकम साफ हो गई। बोले 100 रुपए कमाए थे, बोले 60 ही मिले, बोले 40 कहाँ है, बोले गवर्नमेंट, बोले इससे अच्छा तो कुछ ना करो, जॉब ही क्या कर दो, छोड़ दो, ठीक है ना, एक आश्रम खोल दो, उसकी तो इनकम भी एकदम तो बाबा जी बन जाते, क्या बन जाते बाबा, सुबह योगा करवाएंगे, दोपहर में क्या लेंगे, कॉर्पोरेट लेक्चर देंगे, उसकी इनकम भी क्या होती है, और मेन बात क्या बताया, उससे फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं, समझ में आया, नाम भी क्या होता है, बढ़ता है, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मतलब इंसान बेचारे तंग हो जाएंगे ना, तो थोड़ा टैक्स थोड़ा लिमिट में लेना होता है, ठीक है। यहाँ पे रुके नहीं वो, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, ठीक है, तो फिर वो लोग एडिशनल टैक्स कर देंगे कितना, 15% टैक्स। मतलब मान लो आपकी इनकम 2 करोड़ है पूरे साल की, तो क्या होगा, तो वो लोग एडिशनल टैक्स कितना लगा देंगे, 15%। अभी भी नहीं रुक रहे, अगर मान लो इनकम कितना हुआ, 2 करोड़ से ज्यादा, तो कितना कर देंगे, 25% ऑन किसके ऊपर, ऑन टैक्स, समझ रहे हो ना। और अगर आपका इनकम, ये लास्ट है, अगर आपका इनकम कितने से ज्यादा हो, 5 करोड़, तो हम तुम्हारे पे टैक्स कितना लगा देंगे, 37% ऑन किसके ऊपर, ओके। तो 10 करोड़ रुपए इनकम है पूरे साल का, ठीक है, तो कितना टैक्स आएगा, मतलब आप समझो कैलसी में यूज करना पड़ेगा ये। तो 10 करोड़ के ऊपर टैक्स निकालते पहले, तो 10 लाख तक तो 1/500 फिक्स है, 9 करोड़ 90 लाख, उसका कितना करने का, 30%, करो 9 करोड़ 90 लाख का 30%, 2 करोड़ 97 लाख आया होगा, हाँ या ना, प्लस वो 1/500, 2 करोड़ 98 लाख, 12,500 आ रहा है सबका, 2 करोड़ 98 आ रहा है ना, 12,500, पहले गिनना आता है ना तुम, नहीं तो मैं उसका एक लेक्चर अलग से, समझ में आ गया, 2 करोड़ 98 लाख 12,000 कितना, 500, उस पे रुके नहीं वो लोग, इसका आपको कितना और देना पड़ेगा, 37, तो इसका प्लस 37% प्लस का 4 करोड़, मतलब 4 करोड़ के आसपास आया ना कुछ, मतलब 40% टैक्स हो गया, हो गया ना 40%, 10 करोड़ कमाया था, 4 करोड़ सरकार लेके जा रहे हैं, डन, के ऊपर से गया, तो प्रोग्रेस बढ़ेगा तो वो लोग ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना। तो टैक्स इक्वल टू क्या होता है, देखो टैक्स इक्वल टू क्या होगा, तो टैक्स इक्वल टू बेसिक प्लस क्या होगा, बेसिक प्लस क्या होगा, एडिशनल, मतलब जिसको एडिशनल को हम लोग क्या बुलाते हैं, सरचार्ज। ये सब गिनने के बाद एक और परसेंटेज आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना, अभी भी वो लोग रुक नहीं रहे, ये आपको देने पड़ेंगे समाज कल्याण के लिए, ठीक है, तो सर टैक्स किसके लिए दिया, वो भी तो समाज कल्याण के लिए दिया,
बोले नहीं, ये इससे कल्याण नहीं होगा, ये दोगे ना तो अलग से कल्याण। जैसे होता है ना कि आपने मान लो कि शादी में गए हो, तो 10,000 रुपये मान लो दिए आपने, या 5,000 दिए, या 1,000 रुपये दिए, तो उसपे शगुन का 1 रुपया देना पड़ता है। वैसे इसमें भी शगुन देना पड़ेगा आपको। तो शगुन कितना देना पड़ेगा पता है? 4%। ये शगुन का देना पड़ेगा 4%। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं दोस्तों? ये आपको शगुन का देना पड़ेगा। मतलब जो भी अमाउंट आया ना, ये जो अमाउंट है ना, ये इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर। मतलब मान लो तुम्हारा टैक्स आया 4 करोड़ रुपए, ठीक है, ऐसे राउंड फिगर रखते, तो 4 करोड़ का 4%, 16 लाख। बोले 16 लाख शगुन ज्यादा नहीं देना पड़ेगा? बोले 16 लाख में तो 2 CM एडजस्ट हो जाएंगे। 8-8 लाख वाले दो, 8-8 लाख वाले दो एडजस्ट हो जाएंगे ना, पर फिर भी 16 लाख रुपए क्या देना पड़ेगा? शगुन देना पड़ेगा। आ गया तुमको समझ में? तो 4 करोड़ 16 लाख रुपए क्या देना है? टैक्स। ये सेस का मैं नाम बताता हूँ। ये लोग 4% लेते हैं ना, वो ऐसा बोलते हैं, हम लोग नहीं लेते। ये जाता किसके पास है? ये आपको लिखना नहीं है, ये है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, HEC बुलाते हैं। आपको नाम नहीं लिखना है, आपको 4% क्या करना है? सेस का करना। मतलब हेल्थ, H स्टैंड फॉर हेल्थ, E स्टैंड फॉर एजुकेशन। उसमें 1% हेल्थ के पीछे जाता है, 3% किसके पीछे जाता है? एजुकेशन सेस के पीछे जाता है। उसमें भी 3 का भी बाइफर्केशन में बता देता हूँ। 2% जाता है किसके लिए? तो 2% जाता है प्राइमरी एजुकेशन के लिए, ठीक है, और 1% जाता है किसके लिए? तो वो जाता है सेकेंडरी, ठीक है। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं? खर्च करते हैं। तो मान लो कि तुमने 16 लाख रुपए दिए, तो 1% किसके बजाय, मतलब 4 लाख रुपए हेल्थ के पीछे जाएगा, और 12 लाख रुपए किसके पीछे जाएगा? एजुकेशन। उसमें भी 8 लाख किसके लिए? प्राइमरी के लिए, और 4 लाख रुपए सेकेंडरी। इसका बाइफर्केशन आपको एग्जाम में नहीं देना है, आपको एग्जाम में सीधा 4% प्लस करना है। आ रहा है तुमको समझ? तो तुमने ऐसा सोचा, बोले एक काम करो, देखो 4 4 करोड़ है ना, उसका 3% तुम एजुकेशन के लिए लेते हो, तो 12 लाख हुआ। तो एक काम करो, 12 लाख तुम किसके पीछे खर्च करते हो? तो बोले प्राइमरी और सेकेंडरी। बोले एक काम करो, 12 लाख में तो मैं खुद का स्कूल खोल दूंगी। तुम आखिर में तो बच्चों को ही पढ़ाते हो ना, तो मैं भी पढ़ा दूंगा बच्चों को, और अच्छे से पढ़ाऊंगा, कोई स्कैम भी नहीं हुआ। तो 12 लाख में तो अच्छा खासा प्राइमरी स्कूल तो मैनेज हो ही जाएगा नहीं यार। आपको थोड़ी कोई 5 स्टार स्कूल बनाना है जिसमें आप एंटर हो तो आपको लगे कि क्या स्कूल है। बच्चों को पढ़ाना है, कोई उसको थोड़ी ऐसा लग्जरियस लाइफ देनी है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा? तो इतना तो मैनेज हो जाएगा, ओके ना? और मैं खुद के बच्चों को तो पढ़ा ही रहा हूँ ना। तो वो भी तो एजुकेशन के पीछे तो कंट्रीब्यूशन ही हुआ है। बोले नहीं, 4% तो देना पड़ेगा, तुम पढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो, 4% तो आपको फिक्स देना पड़ेगा। तो ये तो सिर्फ किसका हुआ? अभी चले जाते हैं अपने किसके ऊपर? कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट में, ठीक है, समझना पूरा बहुत लंबा प्रोसेस है, मैंने आपको जैसे समझाया वो, ठीक है। तो नॉर्मल इनकम हुई है, तो आपको ये पहले चेक करना है कौन है, इंडिविजुअल है या कॉर्पोरेट है। तो अगर इंडिविजुअल हुआ तो ये वाला टैक्स रेट लगाना है, अगर कॉर्पोरेट हुआ तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ। कॉर्पोरेट का क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, वो फाइनल लेवल पे पूछते हैं वो लोग, ठीक है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। ज्यादा से ज्यादा वो लोग एक आधा MCQ आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट मतलब कौन? कंपनीज के ऊपर। तो देखो इंडिविजुअल में उन्होंने क्या बोला, बोले देखो पहले हमें ना स्लैब बनाएंगे 2.5 लाख तक कुछ नहीं, फिर 2.5 लाख से 5 लाख, फिर 5 लाख से 10 लाख, ऐसे स्लैब बनाएंगे। तो मान लो तुम्हारी इनकम 10 करोड़ है, मैं तो चाहता हूँ कि 10 करोड़ रुपए इनकम हो, ठीक है। तो 10 करोड़ रुपए पूरे साल की इनकम है, तो ये स्लैब का कोई लेना देना है क्या? 10 लाख के बाद तो वैसे भी 30% ही लगा रहे हो तुम, लगा रहे हो। तो मैं 10 करोड़ का 30% कर दूं, कुछ फर्क पड़ता है? मतलब तुमने 10 लाख तक, बोले हमने 10 लाख तक तो कम टैक्स लगाया ना। बोले इनकम देखो 10 करोड़ है, और तुम 10 लाख तक बेनिफिट दे रहे हो। समझ में आया? तो बेनिफिट दो या ना दो बराबर ही हुआ ना। गुड मॉर्निंग यार। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारी इनकम कितनी है? 10 करोड़, और वो लोग क्या बोले? 10 लाख तक हमने कम टैक्स लिया। अरे 10 लाख तक, मतलब 10 करोड़ का 10 लाख मैं करूंगा तो 1% इनकम होती है। तो 1% तक तुमने मुझे बेनिफिट दिया, बाकी के 99 में तो 30% लिया ना। वो किया था 9 करोड़ 90 लाख। तो इससे अच्छा तो दो ही मत बेनिफिट। एहसान जताने वाली बात हो गई नहीं है तो क्या हमने तुमको 10 लाख तक क्या दिया बेनिफिट? बोले मत दे बेनिफिट। बेनिफिट दिया, बाद में 37% एक्स्ट्रा टैक्स। समझ में आ गया? ठीक है।
तो कॉर्पोरेट में उन्होंने सिंपल रखा है, कॉर्पोरेट में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट में उन्होंने क्या बोला, बोले काम करो, आपका टर्नओवर बताओ कितना है। तो उन्होंने बोला अगर आपका टर्नओवर कितने से कम हो, 400 करोड़ से टर्नओवर कम होता है, ठीक है, इन द प्रीवियस ईयर 22-23, मतलब 22-23 की बात करो, ठीक है, तो उस केस में हम आपके ऊपर 25% टैक्स लगा देंगे। मतलब ये आपका 25% टैक्स रेट होगा। मतलब कॉर्पोरेट में स्लैब है ही नहीं, 100 रुपए कमाओगे तो भी 25 रुपए टैक्स। अरे तुमको इंडिविजुअल में क्या था, 100 रुपए पे कुछ नहीं था। यहाँ पे अगर मान लो कि कॉर्पोरेट ने 10,000 रुपए भी कमा दिए तो भी 2500 रुपए क्या देना पड़ेगा, टैक्स। समझ रहे हो। अगर टर्नओवर कितने से कम होता है, 400, वो भी कौन से ईयर में, प्रीवियस। पर मान लो सर प्रीवियस ईयर 22-23 में हम थे ही नहीं, क्यों, क्योंकि हम इस साल ही बने, मतलब कंपनी इस साल ही इनकॉर्पोरेट हुई, 24-25 में ही इनकॉर्पोरेट हुई, तो क्या करने, तो 22-23 में जाने का, उसमें टर्नओवर कितना है, तो टर्नओवर तो कुछ है ही नहीं, जीरो है, तो तुमको कितना मिलेगा ऑटोमेटिकली, कितना मिल जाएगा, 25। तो मान लो पुरानी कंपनी है, 10 साल पुरानी है, तो फिर टर्नओवर काम का है ना, डन। पर अगर मान लो कि टर्नओवर, मतलब अदर केसेस में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो अदर केसेस में भी दो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अदर केसेस में उन्होंने ऐसा बोला है कि हम लोग टैक्स रेट डिपेंड करता है कि तुम लोग कौन हो उसके ऊपर जाएगा। तो अगर आपका कंपनी कौन सा कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, तो उस केस में हम कितना परसेंट टैक्स लगाएंगे, 30। तो मान लो कि कोई डोमेस्टिक कंपनी लाइक रिलायंस, उसका तो टर्नओवर 400 करोड़ थोड़ी होगा, उसका टर्नओवर तो 4 लाख करोड़ के आसपास है। तो बताओ क्या लगता है कितना टैक्स देना पड़ेगा, 30% टैक्स देना पड़ेगा। टर्नओवर के ऊपर नहीं है, इनकम आएगी ना इसके ऊपर, ध्यान रखनी। 4 करोड़ के ऊपर 30% टैक्स, जीएसटी थोड़ी ले रहा है भाई, क्या ले रहा है, इनकम टैक्स। तो 4 करोड़ तो टर्नओवर बोला, फिर टर्नओवर में से खर्चे क्या होते हैं, माइनस, खर्चे माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको इनकम बोलते हैं। तो आपको इनकम पे टैक्स लगाना, टर्नओवर पे नहीं लगाना। आ रहा है तुमको समझ, ठीक। तो 30% क्या लगेगा दोस्तों, टैक्स रेट रहेगा। बट अगर मान लो कि कौन सा कंपनी हो, तो उसको हम एहसास दिलाएंगे कि तुम बाहर से हो। तो ऐसा एहसास कैसे दिला सकते हो उसको, टैक्स बढ़ा के, बोले तुम कहाँ से हो, बाहर से। तो उसमें भी उन्होंने दो पार्ट किए हुए, ठीक है, ये टेबल ही काम लगेगा, बाकी मटेरियल वगैरह जो आपको इश्यू होगा उसमें बहुत डिटेल में सब दे रखा है। तो एग्जाम के अगले दिन ये सब ही आपको काम लगेगा, ठीक है। तो नोट्स आपको अच्छे से बनाने, ऐसा ना हो कि 2 पेज इधर है, 2 पेज उधर है, 4 पेज कहीं और है, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी है, तो उसमें एक जमाने में टैक्स रेट लगता था कितना, 40। एक जमाने में मतलब लास्ट ईयर तक 40 लगा, बहुत पुराना भी जमाना नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो 40% क्या लगता है, टैक्स लगता है। फिर बाद में उन्होंने बोला कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, कम करके कितना कर दिया, 35। समझ में आ गया। देखो इसको 30 तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसको 30 करोगे तो डोमेस्टिक वाले आ जाएंगे, बोले हम हमारा कम करो, तुमने फॉरेन वालों का कम किया, ठीक है ना। तो हमारा तो फॉरेन वाले से कम होना चाहिए, तो ही हमको पता चलेगा ना कि हम डोमेस्टिक है। आ रहा है तुमको समझ में, ठीक है ना। तो आपको अभी टैक्स रेट कितना लेना है, 35% फॉरेन कंपनी में। बट दोस्तों कुछ इनकम ऐसी है जिसपे 50% टैक्स है, मतलब 100 रुपए कमाओगे, 50 रुपए गवर्नमेंट लेके चला जाएगा। मतलब कुछ फॉरेन कंपनीज को कुछ इनकम के ऊपर 50% देना है, बाकी सारी इनकम पे कितना देना है, 30। वो मैं दो इनकम में यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान देना। अगर मान लो कि आपको पेमेंट मिलता है एफटीएस का, मैं फुल फॉर्म आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज अ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है। मतलब अगर आपने कोई टेक्निकल सर्विसेज दी है, जैसे टेक्निकल सर्विसेज इन रिलेशन टू व्हाट, तो इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जैसे मान लो कि समंदर में प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करनी है, तो फॉर दैट वी रिक्वायर सम टेक्निकल स्किल इन ऑर्डर टू इंस्टॉल दैट मशीनरी इन द सी, क्योंकि उसमें होता है कि आपको वाटर लेवल चेक करना पड़ेगा, ठीक है, वाटर लेवल की बेसिस पे उसका इंस्टॉलेशन होगा। जैसे होता है ना, समंदर में होती है ऑयल रिफाइनरीज वगैरह होती, तो उसका इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, समझ रहे हो।
तो इसको हम कौन सी सर्विसेज बोलते हैं? टेक्निकल सर्विसेज। मान लो कि हाईवे बनाना है, हाईवे में टनल बनानी है, तो टनल बनाने के लिए हमने एक जर्मन कंपनी को हायर किया। समझ में आ गया? तो मतलब टनल बनाने के लिए भी आपको ब्लास्ट करने पड़ेंगे, तो उसको भी कहाँ कहाँ करना है वो भी पता होना चाहिए ना, ठीक है? तो उसके लिए हमने एक जर्मन कंपनी को हायर किया या यूएस की कंपनी को हायर किया, तो वो लोग आपको कौन सा सर्विस देंगे? टेक्निकल सर्विसेज। डन। तो ये होता है फुल, क्या याद रखोगे? फीस फॉर टेक्निकल। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। दूसरा, अगर किसका इनकम होता है? किसका इनकम होता है? रॉयल्टी का। दोनों इंटरचेंजेबल है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। रॉयल्टी आपको पता ही होगा कि एक क्या होता है कि लाइक एक जर्मन कंपनी है या तो फ्रेंच कंपनी है, उसने ऐसा बोला क्या है ना, हम आपसे फीस का पैसा नहीं लेंगे, एक काम करो, इस प्रोजेक्ट में से जितना भी आपका कैश इन होता है ना, उसका 1% रॉयल्टी अपनी। मतलब मान लो कि ऑयल रिफाइनरी है, तो पूरा सेटअप करने का टेक्निकल कंसल्टेंसी का फीस जो है वो 50 करोड़ के आसपास बैठ रहा है। बट वो फॉरेन कंपनी का है ना, थोड़ा मोनोपोली जैसा है पूरे इंटरनेशनल मार्केट। उसने क्या बोला, देखो हमको है ना टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट नहीं चाहिए, एक काम करो, हम आपसे कुछ भी पैसा अभी नहीं लेंगे, जब एक बार रिफाइनरी पूरा क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, इसमें से जो भी पैसा तुम बनाओगे ना, उसका 1% हमारा रहेगा पूरी जिंदगी। मतलब ये तो अपना फिक्स इनकम जैसा हो गया ना, कि उसने मान लो उसमें से 1,000 करोड़ रुपए कमाया पूरे साल में, तो हर साल 10 करोड़ 12 करोड़ अपने को आते रहेंगे। तो रॉयल्टी तुम कब ले सकते हो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जब आपका डोमिनेंट हो, आपका कोर कॉम्पिटेंस हो, तो ले सकते हो ना रॉयल्टी। मतलब मान लो मार्केट में 4 लोग हैं, तो मान लो मैं ओएनजीसी हूँ या रिलायंस हूँ, मुझे रिफाइनरी सेटअप करनी, मार्केट में 4 लोग बैठे हैं, तो वो मुझसे रॉयल्टी लेगा, तू नहीं तो कोई और। उसने भी मान लो रॉयल्टी मांगी, तो बोले उसकी जगह मैं किसी और को रख दूँ। बट मान लो पूरे मार्केट में एक ही प्लेयर है, तो टर्म्स कौन डिसाइड करेगा? वो अपने डिसाइड करेंगे कि वो डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड करेंगे। सी, वी आर नॉट हियर टू डिस्कस के क्या टर्म्स होने चाहिए, वी आर हियर टू डिस्कस के अगर इनकम ये है तो आपको इतना टैक्स रेट लगाना है। बट स्टिल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो लोग नेगोशिएट कैसे करें। तो ये दोनों इनकम होती है ना, और स्पेसिफिकली ये दोनों इनकम कहाँ से होती है? तो ये दोनों इनकम होती है जीओआई, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो इसके ऊपर हम लोग कितना टैक्स लगा देंगे? 50%। मतलब अगर आपको फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट कहाँ से मिलता है? कोई कंपनी से नहीं है, किससे मिलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम लोग कितना टैक्स लगा देंगे? 50। बट यही पेमेंट अगर आपको किससे मिलता है? यही पेमेंट आपको किससे मिलता है? तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी से मिलता है, तो इन दैट केस द टैक्स रेट विल बी कितना होगा? आ रहा है तुमको समझ? तो सर ऐसा क्यों किया, अभी आप समझो। अभी जैसे मैं 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लेता हूँ, आपने इसरो का तो नाम सुना ही। तो मान लो इसरो को एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, जो उन्होंने यूएसए से लिया है या तो रशिया से लिया है या फ्रांस से लिया है, कहीं से लिया है। समझ में आ गया? तो अभी हुआ क्या कि वो टेक्निकल सपोर्ट में वो फॉरेन कंपनी ने इसरो से 500 करोड़ रुपीस चार्ज किया है। कितना? 500 करोड़ रुपए चार्ज किया। 500 करोड़ में कुछ इनकम बैठ रही है 150 करोड़ के आसपास। 70% खर्चा है, 500 करोड़ में से 150 करोड़ रुपए उनकी इनकम है। तो अभी मुझे बताओ 150 करोड़ रुपीस पे कितना टैक्स देना पड़ेगा? इसरो कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, तो उसके ऊपर 50% तुमको क्या देना पड़ेगा टैक्स? मतलब 150 करोड़ में से 50% साफ, मतलब कितना हो जाएगा? 75%। 70 को क्या देना पड़ेगा टैक्स ऑन दैट प्रोजेक्ट। बट मान लो वही टेक्निकल सपोर्ट हमने किसी और कंपनी को दिया होता, वो जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, तो डन। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट बोले हमसे पैसा कमा के जाओगे तो हम तुमसे वापस ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 50। तुम किसी और से कमा के जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं, तो हम 35 लगाएंगे। पर अगर हमसे ही कमा के गए, तो हमारा एक दूसरा डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो तुमसे 50% ले ले। मतलब मान लो कि अपने को क्या करने का पता है? पैसा देने का नहीं, टैक्स काट लेने का पहले, उसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, मतलब मान लो उसको जब पेमेंट करे थे 75 करोड़ पहले ही काट लिए। बोले ये क्या है? बोले इधर ऐसा ही। ठीक है, बोले ये क्या है? बोले इधर ऐसा ही। बोले यार तुम अजीब करते हो। बोले नहीं आने का नेक्स्ट टाइम। समझ में आ गया? दूसरा बैठे हैं ना, सब लोग बैठे हैं, उनसे हम लोग क्या करेंगे? सपोर्ट ले लेंगे। डन।
के ऊपर से क्या आ गया समझ में? ये आपने बात किसका किया? कॉर्पोरेट का। अभी कॉर्पोरेट में भी क्या लगता है दोस्तों, ये जो अभी डिस्कस किया ये क्या था? बेसिक टैक्स। कॉर्पोरेट के ऊपर भी क्या लगेगा सर? मतलब सर 50% के ऊपर भी और कुछ लगेगा? हमको तो लगा 50% में सब आ गया। वो आया था ना एमआरपी जैसा। तो एमआरपी में क्या होता है? सब इंक्लूडेड होता है। बोले नहीं, हमारा 50% तो बेसिक था, अभी थोड़ा क्या लगेगा और, ठीक है ना? तो कितना लगेगा तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी है। ठीक है, अगर मान लो कि कौन सा कंपनी डोमेस्टिक और अगर कौन सा होता है फॉरेन, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बोला है, यहाँ पे मैं इनकम लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हुआ, ठीक है, दो लेयर ही है इसमें, या तो इनकम कितने से ज्यादा हुआ 10 करोड़ से, इधर चार थे ना, 50 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर कितना 5 करोड़। यहाँ पे उन्होंने बोला 1 करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो सरचार्ज लगेगा 60%। ठीक है ना? 7% किसका, ये समझ जाओगे ना तुम? 7% किसका? ऑन टैक्स। सरचार्ज ऑलवेज किस पे होता है? टैक्स पे होता है, इनकम पे नहीं होता। और अगर डोमेस्टिक है और अगर इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% है। देखो ध्यान से पढ़ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इनकम। यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे क्या लिखा था? ठीक है, तो ये तो सब लोग ऐसे मस्ती करते रहते हैं, टर्म्स को अलग अलग जगह पे चेंज करते रहते हैं। तो 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो 7%, 10 करोड़ से ज्यादा हुआ तो 12, फिर फ्लैट हो जाता है। डन ना? फिर ऐसे उसे कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स नहीं ले सकते हो। ठीक है ना? मतलब बेसिक ज्यादा ले लो, फिर बाद में सरचार्ज वगैरह कंसिडर करो। फॉरेन में उन्होंने ऐसा बोला कि 2% ऑन किसके ऊपर टैक्स, और अगर इनकम 10 करोड़ से ज्यादा हुई तो 5%। तो बोले सर इसमें तो डोमेस्टिक को नाराजगी नहीं होगी? क्यों? क्योंकि तुमने उनसे कितना लिया 7 और इनसे कितना लिया 2, इधर 12 और इधर कितना 5, तो ये तो तुमने फॉरेनर्स को ज्यादा सपोर्ट किया। मतलब ये तो तुम्हारा दोगलापन है। यही हुआ ना, 60% और क्या 2%। तो उन्होंने क्या बोला, देखो बेटा तुम्हारा तुम्हारा सरचार्ज का रेट कम है, ज्यादा है, उनका बेसिक का रेट ज्यादा है, 35 और 50 है। अभी मान लो 50 वाला वो जो फ्रांस का कंपनी था गलती से इनकम टैक्स में आ गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्विस देके गया, तो 50% तो बेसिक रेट है। उसके अगर मान लो मैं 12% सरचार्ज लगा दूं, 10 करोड़ से ऊपर का इनकम है तो 12% सरचार्ज लगाऊंगा तो इफेक्टिवली तो 56% टैक्स हुआ ना। कैसे इफेक्ट? 50 का 12% करोगे तो 6% होगा। तो 50 प्लस 6 सरचार्ज मतलब 56% सरचार्ज हो, और वो 4% तो नीचे आ ही रहा है। एजुकेशन को नहीं भूलने का ना, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। समझ में आ गया? तो 56% का क्या करोगे आप? 4% ऐड करो, कितना होता है इफेक्टिव टैक्स रेट? 58 बोले इससे अच्छा तो मैं आया ही नहीं होता इधर। बोले 100 रुपए में से 58 रुपीज तुम लेके जा रहे हो, मतलब कुछ नहीं करके भी तुम 58 लेके जा रहे हो। तो अगर मान लो कुछ कर लिया होता तो तुमने 70-80% टैक्स रेट रखा होगा। हाँ या ना? बस यही होता है टैक्स। कुछ नहीं करके भी पैसा लेना, उसको क्या बोलते हैं? टैक्स। आ रहा है तुमको समझ में? ठीक है ना? तो ये तुमको इसलिए उन्होंने बोला कि एक काम करो, मर जाएगा ये। ठीक है ना? 5% रखो, 12% रखोगे तो आएगा ही नहीं इंडिया में। समझ में आ गया? तो 5% क्या लगा टैक्स। ये था दोस्तों कॉर्पोरेट के ऊपर। देखो ये 4% है ना, 4%, 4% सेज आपको इसमें भी लगाना है। ठीक है ना? अभी है ना, मैं कुछ कुछ जगहों पे सेज बोलना बंद कर दूंगा। समझ में आ गया? तो आपको लगा देना है 4%, ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक मतलब मान लो 10,000 टैक्स आया तो भी 400 रुपये सेज लगा दे। तो अगर मान लो मैं कहीं पे भी 4% अलग से नहीं बोलता, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको बताया नहीं। 4% सेज ऑटोमेटिक है। आ रहा है तुमको समझ में? मैं आपको टैक्स रेट बता दिया, बोले 30% टैक्स है, तो तुमको 4% अलग से क्या कर देने का, ऐड कर देने। ठीक है ना? ये अपना बाय डिफॉल्ट प्रोसेस रहेगा। ओके डन? ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना। ये कौन से टैक्स रेट हुए दोस्तों? नॉर्मल। कौन से हुए?
तो सर अब क्या एबनॉर्मल आएंगे? नहीं, अभी स्पेशल वाले आएंगे। समझ में आ गया? कौन से वाले आएंगे? तो अभी आपको क्या करना है पता है? लिखने के लिए भी मैं आपको टेक्निक समझाऊंगा कि लिखना कैसे। तो आपको है ना वो दो आमने सामने वाले पेज यूज करना। लाओ ना नोटबुक लो। ठीक है ना? तो देखो, ये वाला पेज यहाँ से और यहाँ पे नॉर्मल लिखना है, और यहाँ पे क्या आएंगे? स्पेशल। अरे तुमको समझ में, यहाँ पे नॉर्मल लिखना है और यहाँ पे स्पेशल। फिर दो पेज और भरवाऊंगा मैं, ठीक है ना? उसमें आएगा ऑल्टरनेट टैक्स रेट आएगा। ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि वो लोग क्या क्या गेम करते हैं। अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी पहले स्पेशल वाले करते हैं। समझ आ गया ये? वो दो पेज छोड़े थे ना, उसी में लिखना है वो। दो पेज छोड़े होंगे ना। चलिए, यहाँ पे ध्यान देना। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो कौन से टैक्स रेट है? स्पेशल टैक्स रेट्स। ठीक है। अभी इसको है ना हम क्या बुलाते हैं? तो इसको हम बुलाते हैं इनकम बेस्ड टैक्स रेट। मतलब अभी जो हमने किए थे वो कौन से थे? पर्सन। मतलब वहां पे हम पर्सन को देखते हैं और टैक्स रेट लगाते हैं। मतलब इंडिविजुअल होगा तो अलग रेट है, और कंपनी हुआ तो अलग। यहाँ पे हमको पर्सन को नहीं देखने का, यहाँ पे हमको इनकम को देखने का। मतलब इनकम ये वाला हुआ तो टैक्स इतना परसेंटेज लगेगा, इरिस्पेक्टिव जो वो इंडिविजुअल ने कमाया है कि कॉर्पोरेट ने कमाया। धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ध्यान देना। तो उसके अंदर दोस्तों दो पार्ट है। ठीक है। एक तो उन्होंने बोला है कैपिटल गेन वाले टैक्स रेट्स। ठीक है, कि कैपिटल गेन में हम लोग कितना टैक्स रेट लगाएंगे। तो आपको इसमें ना सेक्शन याद रखने पड़ेंगे, ध्यान देना। तो कैपिटल गेन में उन्होंने ऐसा बोला कि एक काम करते हैं, दो पार्ट में हम लोग कर देते हैं। एक तो होता है जिसको हम बुलाते हैं लॉन्ग टर्म, और एक जिसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म। इसका मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी असेट को एक लंबे अरसे से होल्ड किया हुआ है तो उसको लॉन्ग टर्म असेट बोलता है। जैसे शेयर्स होते हैं, अगर आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं एनएससी से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। मान लो आपने किसी कंपनी का शेयर्स उठाया था। ठीक है, तो कौन सी कंपनी का शेयर उठाया था? तो मान लीजिए कि लाइक आपने टीसीएस का शेयर खरीदा था। तो टीसीएस का शेयर आपने खरीदा था कुछ 2015-16 के। तो 2015-16 में, और आज उसको बेचा है 2024-25 में। तो मतलब तो क्या हुआ? 9-10 साल से आप होल्ड करके बैठे हो। तो ये कौन सा गेन हो जाएगा? लॉन्ग। तो सर क्या फर्क पड़ता है? गेन तो गेन होता है। नहीं, ऐसा नहीं। लॉन्ग टर्म होगा तो टैक्स रेट अलग होते हैं, शॉर्ट टर्म होगा तो टैक्स रेट क्या होते हैं? अलग होते हैं। समझ में आ गया? बाकी गेन तो गेन ही होता है, बट स्टिल वो लोग बोलेंगे कि लॉन्ग होल्ड करोगे तो इनकम के रेट, मतलब टैक्स के रेट कम होते हैं। मतलब लॉन्ग होल्ड करोगे तो टैक्स रेट क्या होंगे? कम कम। और शॉर्ट होल्ड करोगे, शॉर्ट होल्ड मतलब कम टाइम में पैसा ज्यादा बनाया तो टैक्स रेट भी क्या होगा? तो कम टाइम में पैसा बनाओगे तो ज्यादा टैक्स लगेगा। समझ में आया है? लंबे टाइम में अगर आपने पैसा बनाया है तो टैक्स रेट हम क्या लगाएंगे? कम लगाएंगे। समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? ठीक है। अभी इसका एक कंफर्म क्वेश्चन आएगा स्पेशल टैक्स रेट का, ध्यान रखना। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में भी है ना दोस्तों, दो सेक्शन है। एक है 112, ये मैंने सेक्शन लिखा है। और ये है दूसरा है 112A, 112A। मैं आगे लिख ही देता हूँ, ये है सेक्शन। ठीक है। और ये भी है सेक्शन। अभी क्या होता है देखो, बोले सर 112 था तो 113 बना देते हैं। 112A बनाने की क्या जरूरत? अभी होता क्या है, 112 बनाया तब 113 भी बना दिया। ठीक है। फिर बाद में पता चला कि गेम हो गया। क्या हो गया? तो बोले अब क्या करें? तो बोले एक काम करो, अभी अल्फाबेट यूज करो।
मतलब 112 आ रहा है तुमको समझ? तो इनकम टैक्स एक लौता ऐसा एक्ट है जिसमें आपको अल्फा न्यूमेरिकल सेक्शंस मिलेंगे। बाकी किसी भी एक्ट में जाके पढ़ो, चाहे कंपनीज एक्ट हो या वो एक्ट हो, जीएसटी एक्ट हो या कोई भी एक्ट, इंडस्ट्रियल लॉ आप पढ़ोगे, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल सेक्शंस होते हैं। इनकम टैक्स अकेला अलग चलता है। उसके यहाँ कौन से सेक्शंस होते हैं? अल्फा न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल भी होगा प्लस अल्फाबेट्स भी। तो ये हो गया ना अल्फाबेट अपने यूज। तो ऐसा सर क्यों करने का? उसने बाइफरगेट किया है, तो ध्यान से समझना। तो अगर आपके पास कौन से शेयर्स हैं, मतलब अगर आपके पास कौन से सिक्योरिटीज हैं, क्या है? लिस्टेड सिक्योरिटीज। या तो मैं जो आपको समझ में आता है इनिशियली वो लिखता हूँ। क्या है? लिस्टेड शेयर्स है। लिस्टेड शेयर्स मतलब जो आपने कहाँ से खरीदे हैं, तो बीएससी या फिर कहाँ से खरीदे हैं, एनएससी से शेयर्स अगर आपने खरीदे हैं, तो उसके ऊपर हम लोग अलग टैक्स रेट लगाएंगे। और बाकी की जितनी भी असेट्स होगी ना, मतलब क्या, जितनी भी अदर असेट मतलब इसको छोड़कर, मतलब गोल्ड बेचो, प्रॉपर्टी बेचो, दुकान, घर, समझ में आ गया, या अनलिस्टेड शेयर्स बेचो, तो उन सब में वो किस में कवर हो जाएगा? 112 में। समझ में आ गया? तो 112 ए याद रखना है, 112। तो एग्जाम में आपको दे रखा होगा कि ये मेरी इनकम कहाँ से हुई है, कौन से जगह से हुई है? लिस्टेड शेयर्स, जो मैंने कहाँ से खरीदे? बीएससी, एनएससी। तो अभी है ना, उन्होंने गेम क्या किया है समझना। इसमें भी दो पार्ट बनेंगे। ओके, देखो, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। 2024, 2019, 2029, 2034, ये ऐसे वाले फाइनेंस एक्ट होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरावने होते हैं। और जो बच्चे इन फाइनेंस एक्ट का एग्जाम देते हैं उनको थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। टेंशन मत लो, मैं हूँ सर। रीजन क्या होता है, लास्ट लेक्चर में क्या बताया था? इन सारे ईयर का फाइनेंस एक्ट कब आता है? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ लॉ। तो 2019 में भी ये हुआ था, पर 2019 में तो क्या, दिसंबर 20 वाली तो कोविड का टाइम था, तो एग्जाम ही नहीं इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो उस टाइम पे बच गए। 2014 में भी ये हुआ था। मैं तो 2013 से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने तो ये सब देखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है कि कैसे कैसे आपको इसको डील करना है। अभी है ना, आपको दो रेट याद रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि फाइनेंस एक्ट है ना, फाइनेंस एक्ट कब आया? लास्ट लेक्चर में बताया था, 23 जुलाई 2024। अभी उस दिन है ना, क्या किया पता है? मैडम जी ने टैक्स रेट बदल दिए। मतलब उस दिन बदले ना, अपना तो यार चालू हो गया था 1 अप्रैल 2024। समझ में आ गया? तो मान लो कि मैंने, मैडम जी ने बोला ना उससे पहले शेयर्स बेचे हैं, तो पहले वाला रेट लेने का। समझ में आ गया? मैडम जी ने अनाउंसमेंट किया, उससे पहले मैंने शेयर्स बेचे। मैडम जी मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, उससे पहले शेयर्स बेचे थे, तो कौन सा वाला रेट? पहले वाला। उसके बाद बेचे थे तो बाद वाला रेट। तो क्या किया पता है? उन्होंने बोला कि हम पहले कितना लेते थे, मतलब तो 23 जुलाई से पहले 10% टैक्स लगता था। कितना टैक्स लगता था? 10%। उसके बाद उन्होंने बढ़ा के कितना कर दिया? 12.5। ठीक है ना, 12 पॉइंट कितना कर दिया? 5। तो विथ इफेक्ट फ्रॉम कब से? ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, चाहे बर्थ डेट भूल जाओ तुम्हारी खुद की, पर ये डेट याद रखना। विथ इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 2024 कितना टैक्स लगाना है दोस्तों? तो उन्होंने कर दिया 12 पॉइंट कितना? 5। तो सर उससे पहले क्या था? तो उससे पहले कितना था? 10%। मतलब मान लो 22 तारीख को ही बेचा, मैडम जी आके बोले उससे एक दिन पहले ही बेचा है, तो 10% लगेगा। मान लो 23 को ही बेचा, और सर मैडम जी ने तो 11 बजे बताया था, मैंने 10 बजे बेचा, मार्केट खुलने के आधा घंटे बाद बेच दिया। बोले नहीं, हमने 23 को तो बताया था। तो 23 को मतलब पूरा 23 ले, कि उसमें मैं इधर टाइम लिखो 11 बजे के बाद। तो फिर वो साधु ही बोलेगा ना, और क्या बोलेगा? अगर ऐसे परेशान करोगे टैक्स पेयर को। समझ में आ गया ना? तो 23 जुलाई को बेचा, तो ये तुमको डेट याद रख। अभी मान लो कि तुम फाइनल में जाओगे तो ये सब करना पड़ेगा नहीं, उस टाइम पे सब पता है 1 अप्रैल को क्या करना था। समझ में आ गया? डन ना? तो अच्छा है कि ये आ गया। क्यों? क्योंकि आगे जाके भी तो काम लगेगा ना।
तो 23 जुलाई को बेचा है या उसके बाद बेचा, ऑन और आफ्टर, ठीक है ना, तो 12.5 लेना है, अदरवाइज कितना लेना है 10 लेना है। तो मान लो मैंने 5 जून को शेयर्स बेचे थे, 5 जून 2024, तो 10%। मान लो 5 दिसंबर 24 को बेचे तो 12.5, समझ में आ गया। मान लो 31 जनवरी 2025 को बेचे तो भी 12.5। तो एग्जाम में क्या करेंगे पता है वो लोग, एक डेट पहले की देंगे, एक डेट बाद की देंगे, इतना ही वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले की डेट दे तो 10%, बाद की डेट दे तो 12.5, बस इतना ही दिमाग लगाना है, ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या बोला देखो, कि अप टू रुपीज 1,25,000 तक हम लोग क्या लगाएंगे, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। मतलब अगर लिस्टेड शेयर्स में से अगर आपको इनकम होती है तो 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं। तो मान लो टीसीएस के शेयर्स आपने खरीदे थे 30 लाख, बेचे तुमने 40 लाख, तो कितना गेन मिला तुमको 10 लाख। तो 10 लाख में से 1,25,000 माइनस करने का तो कितना आएगा, 8,75,000 आएगा ना। 8,75,000 पे आपको कौन सा वाला रेट लेना है वो डिपेंड करता है कि आपके शेयर्स कब, मान लो आपने बेचे थे कब, तो 23 अगस्त को बेचे, 23 अगस्त 2024, तो 12.5, और मान लो 22 जून को बेचे थे तो 10। पर सर हमने ऐसा किया था, आधा पहले बेचा आधा बाद में बेचा, आधे में 10 आधे में 12.5। समझ में आया कि एग्जाम में लिख के आओगे कि बोले लाइफ में बेटा क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो भी करना है एकदम क्लैरिटी के साथ करो, समझ रहे हो ना, या तो बेचो या तो मत बेचो, आधा आधा करके, अरे उसको जो करना है करेगा, ठीक है ना। आपको 1,25,000 रुपये माइनस करना। अभी ये बात भी मैडम जी ने कब बताई, ये बात भी उन्होंने कब बताई, 23 कब बताया दोस्तों, तो ये बात भी उन्होंने बताया था कब, तो वो तो उन्होंने 23 जुलाई को ही बताया। पहले ये लिमिट था ना, पहले पहले ये लिमिट हुआ करता था कितना, कितना हुआ करता था 1 लाख, पहले मतलब अनाउंसमेंट हुआ उससे पहले। तो सर तो उसमें भी आप 1 लाख लो ना, मतलब कैसे, 23 जुलाई के पहले बेचा है तो कितना लो 1 लाख, जैसे मान लो मैंने 22 जून को बेचे हैं तो 1,25 माइनस नहीं करने का, कितना माइनस करने, समझ रहे। और बाद में अलग से और बेचे तो पूरे साल का 1,25 मिलेगा ना, तो फिर और एक्स्ट्रा 25,000 दो, पूरे साल का है तो 1,25 ही देने का, फिर नहीं बोले ऐसे नहीं, देख पहले 1 लाख था, फिर अभी एक और बेचा तो 1,25 और तो 2,25, ऐसा नहीं, पूरे साल का कितना है 1,25। समझ में आ गया ना। फिर बाद में उन्होंने क्या बोला कि यार इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो एक काम करो, ये 1,25,000 का जो बेनिफिट है ना, वो भले ही हमने अनाउंसमेंट कब किया 23 जुलाई को किया, बट इसका बेनिफिट हम कब से देंगे, तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 24। ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, ऐसे हमने हंसी मजाक में समझ लिया, बट बाकी इसमें बहुत सारी एरर्स हो सकती। मतलब ये बताया कब उन्होंने, क्या मैं 23 जुलाई को, बट वो बेनिफिट कब से दे रहे हैं। तो अभी क्या होता है दोस्तों, अमेंडमेंट जब आप पढ़ते हो ना, तो अमेंडमेंट्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक होता है रेट्रो एंड एक होता है प्रोस्पेक्टिव। मैं समझाता हूँ ये, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव। तो रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव, तो इनकम टैक्स में है ना, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इज नॉट अलाउड। मतलब कोई भी नोटिफिकेशन में ला रहा हूं तो वो उस दिन से ला सकता हूँ, पहले से नहीं ला सकता हूँ। तो इनकम टैक्स में कौन से अमेंडमेंट्स अलाउड होते हैं, प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब आज बता रहा हूँ तो अब से, क्या पहले से, अब से। तो अगर मैडम जी ने बताया कि 1 लाख की जगह अभी 1,25,000, तो वो कब से, अब से ना, 23 जुलाई से, जैसे मैडम जी ने बोला 12.5, तो वो कब से, 1 अप्रैल से नहीं, अब से। आ रहा है तुमको समझ में। तो सर ये तो गलत नहीं हो गया, ये भी तो आपने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब समझ में आया ना, पहले मतलब समथिंग व्हिच इज नॉट देयर इन द लॉ एंड आई एम सेइंग दैट आफ्टर, कि ये पहले से, तो ऐसे नहीं होता है भाई, पहले से तो पहले बताने का, अभी नहीं बताने का। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक रेमेडी क्या है कि इफ द रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट फेवर्स टैक्स पेयर देन इट इज अलाउड। मतलब अगर वो किसके फेवर में जाता है, देन इट इज अलाउड। तो ये तो टैक्स पेयर के फेवर की बात है ना।
मान लो कि 10 की जगह 7.5 किया होता तो मैं 23 जुलाई थोड़ी करता, तो फिर मैं वोट लेने के लिए 1 अप्रैल ही नहीं कर देता। समझ में आ गया? तो अगर रेट कम हो रहा है तो कब से एप्लीकेबल कर सकते हो? पहले से। बट रेट बढ़ा रहे हो तो अब से। तो अगर मुझे कोई बेनिफिट देना है तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट पॉसिबल। इफ गवर्नमेंट विश कि हमको पहले से बेनिफिट देना है तो दे कैन, बट उनको फिर बाद में बोलना है कि प्रोस्पेक्टिव, देन प्रोस्पेक्ट, देन। ये समझ में आ गया कि ऊपर से गया? तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि सर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आप बोलते हो कि नहीं कर सकते हो, बट मैंने बोला ना कि समथिंग व्हिच इज फेवरेबल टू टैक्स पेयर देन इट इज अलाउड। ओके, ये समझ आ गया तुमको कि ऊपर से गया? तो इस पे कितना लोगे आप? 23 जुलाई के बाद बेचोगे तो 12.5, अदरवाइज कितना? 10। ठीक है, अभी आ जाओ इस तरफ। 112, 112 में उन्होंने क्या बोला? बोले इसमें भी 2 पार्ट। क्यों? मैडम जी आए थे 23 जुलाई को, तो विथ इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई, ठीक है, रेट उन्होंने कर दिया 12.5। कितना कर दिया? 12.5। पहले कितना था पता है? पहले था 20%। ठीक है, मतलब ये समझ जाओगे ना, मैं आगे का कुछ लिख नहीं रहा हूँ। अदरवाइज कितना? 20, और अगर मैंने बाद में बेचा होगा तो कितना? 12.5। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ लोगों में खुशी की लहर दौड़ी, बोले यार 20% की जगह कितना? 12.5। मैडम जी ने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, क्योंकि बाद में जब हमने जो मेमोरेंडम होता है फाइनेंस एक्ट का, ठीक है, वो जब पढ़ा तब पता चला ये तो बहुत बड़ा गेम किया है लोगों। गवर्नमेंट क्या है कि सब क्लैरिटी के साथ नहीं बताते, वो बोल के निकल जाते हैं, फिर तुमको समझ देगा कि क्या बोला। मतलब क्लैरिटी से नहीं बोलने का। तो तो बोले सर ये तो अच्छा है ना, 20% था और सीधा 12.5 कर दिया, तो 7.5% कम किया। बट उन्होंने क्या बोला पता है? 12.5 है ना, ये ध्यान रखना, 12.5 जो है ना, वो क्या? विदाउट इंडेक्स। अभी इंडेक्स आप पहली बार सुन रहे हो, इंडेक्स मतलब क्या होता है? तो इसको मैं ना लिखता हूँ इंडेक्स, ऐसे इंडेक्स लिख देता हूँ इसको कि विदाउट इंडेक्स। इंडेक्स इज नथिंग बट, ये कैपिटल गेम में हम समझेंगे, इट इज नथिंग बट द इन्फ्लेशन का क्या करना होता है? एडजस्टमेंट। ओके, और 20% जो है ना, 20% वो कैसे मिलता था? तो पहले दोस्तों क्या मिलता था? विथ इंडेक्स। मतलब विथ इंडेक्स 20%, विदाउट इंडेक्स कितना होगा? 12.5। ठीक है, समझ। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये आप लोग मत लिखना। जैसे मान लो कि यहाँ पे अपने रखते हैं, कौन है? मिस्टर एक्स। ठीक है, मिस्टर एक्स ने एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदा था, ठीक है, इन द ईयर 2009-10, 2009-10 में एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदा था। ओके, वो उन्होंने कितने में खरीदा था? 42 लाख एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी ये 42 लाख रुपीस उस ईयर में खर्च किए थे आपने। ओके, अभी ये प्रॉपर्टी आपने 2000 कब बेची है? 24-25। ओके, तो 24-25 में कब बेची है वो सब जाने दो। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला, चलो मैं डेट भी लिख ही देता हूँ कि आपने इसको कब बेचा है? 23 अगस्त 2024। मतलब मैडम जी ने अनाउंस किया उसके बाद बेचा। इसका मतलब रेट कौन सा वाला आएगा? 12.5। जाग रहे हो आप लोग? 12.5 आएगा ना। अभी ये प्रॉपर्टी बेचा कितने में पता है? ये प्रॉपर्टी आपने बेचा मान लो 1 करोड़ 42 लाख में बेचा। ओके, तो इसमें से सीधा 42 लाख आप माइनस करोगे तो आपका कैपिटल अप्रिशिएशन कितना हुआ? 1 करोड़। तो ये 1 करोड़ के ऊपर आपको कितना परसेंट टैक्स देना है? 12.5%। देना है कि नहीं देना? 12%, तो 12.5% टैक्स दे देना। अभी तुमने क्या आर्ग्यूमेंट किया? बोले देखो ये 1 करोड़ 42 लाख है, वो आज की वैल्यू, और 42 लाख वैल्यू आज से 15 साल पहले की थी। तो ये जो आपने गेन किया ना कैलकुलेट, ये इसमें, क्योंकि आप समझो ये 142 आज की वैल्यू है, 42 कब की वैल्यू? बहुत पहले की वैल्यू है। तो ये 42 लाख को आपको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो इन्फ्लेशन के इंडेक्सेशन के रेट्स आपको दे रखे होते हैं, वो मटेरियल में दे रखे होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में वही रेट्स लेना। तो मान लो कि गवर्नमेंट का उस ईयर का इंडेक्स वैल्यू कुछ बैठ रहा है 180। कितना है इंडेक्स वैल्यू? 180।
और करंट ईयर का इंडेक्स वैल्यू मान लो 363 है। मतलब उस जमाने में एक चीज 180 रुपये मिलती थी, आज वही वैल्यू कितनी हो चुकी है? 363। हाँ या ना? मतलब जो जो असेट 2009-10 में कितने में मिलती थी? 180 रुपीज में मिलती थी, आज वो लेने जाऊंगा तो कितने में मिलती है? 363। तो मैं क्या करूंगा, 42 लाख मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं राउंड फिगर कर देता हूँ, 42 लाख मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 180, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो रहा है ना। तो इधर कितना हो जाएगा? 84। इसका मतलब यहाँ पे आपका गेन कितना हो जाएगा? 58 लाख होगा। होगा या नहीं? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? बोले एक काम करो, तुमको इंडेक्स चाहिए ना, तो इंडेक्स चाहिए ना तो 20% दो। कितना दो? आ रहा है तुमको? मैडम जी ने क्या किया? बोले इंडेक्स चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले हाँ चाहिए। तो इंडेक्स चाहिए तो 20% दो। बोले इंडेक्स नहीं चाहिए तो बोले 12.5 दो। इसका मतलब क्या हो? इंडेक्सेशन चाहिए। देखा, आप समझो, इंडेक्स लोगे तो इनकम गिरेगा ना, तो इनकम गिरेगा तो उन्होंने रेट बढ़ा दिया। तो अभी आप 58 लाख का 20% करो, कितना होता है? 11,60,000 होता है। और अगर मान लो आप इंडेक्स नहीं लेते हो तो 1 करोड़, 1 करोड़ का 12.5, 12,50,000। तो क्या करोगे? इंडेक्स लोगे कि नहीं लोगे? लेंगे ना। क्यों? क्योंकि इंडेक्स में वैल्यू टैक्स का रेट क्या आ रहा है? कम आ रहा है। नहीं समझ रहे? तो रेट नहीं कम किया है, उन्होंने क्या दे दिया? ऑप्शन। बोले देखो हम ऐसा कर रहे हैं आपके लिए, हम चाहते हैं कि आपके ऊपर हम टैक्स ना लगाएं, बट आप अपनी तरह से देख लो कि आपको क्या करना। ठीक है ना? मतलब ये तो क्या हुआ, ये तो तुमने यार एडवोकेट जैसा स्टेटमेंट दिया। बोले क्या है? इनकम टैक्स रेट कम करना है। बोले काम करो, कोई बात नहीं, हम तुमको जो बेनिफिट देते थे ना वो बंद। मतलब तुमको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं देंगे, तुमको एक्चुअल इनकम पे 12.5 दे देंगे। फिर बाद में उन्होंने बोला देखो अभी तुमको अगर इंडेक्सेशन चाहिए तो कितना देना पड़ेगा? 20। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तुमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो वो तो अपने सम करेंगे तो सब आइडिया आएगा, पर ये तुमको उनका इंटेंशन समझ में आया? मैं उनकी नीयत समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? उनकी नीयत साफ नहीं है। उनकी नीयत क्या है? बोले टैक्स पेयर से क्या वसूलो? टैक्स। तो उनकी नीयत ये है कि इंडेक्स चाहिए तो 20, नहीं चाहिए तो 12.5। तुम तुम्हारे हिसाब से पहले गिन लो तुमको क्या करना है। मतलब इसमें काम किसका पड़ेगा? अपना पड़ेगा नहीं है। एक फिक्स रखो ना कि 20%, तो अपने को क्या रहेगा? क्योंकि अब पहले एक ही कैलकुलेशन करवाना पड़ता था, अब दो, विद इंडेक्स विदाउट इंडेक्स। समझ में आया? तो वो इंडेक्सेशन के चक्कर में पड़ना पड़ेगा आपको। डन? ठीक है, तो ये तो अपना हुआ कौन सा? एक पार्ट लॉन्ग टर्म का 112, 112 ए में क्या था? शेयर्स, लिस्टेड शेयर्स। और 112 में कौन सी थी? अदर। समझ में आ गया? इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 1,25,000 या 1 लाख, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इधर क्या है? तो 1,25,000 तक था। मतलब मान लो कि एज अ स्टूडेंट आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, फाइनल सॉरी इंटर कंप्लीट हो गया, आर्टिकलशिप चल रहा था आपका, तो आपने स्टाइपेंड में से कुछ कुछ सेविंग्स करके आपने क्या खरीदे? शेयर्स। ओके, 40,000 के शेयर्स खरीदे थे एक कंपनी के। ठीक है, उसका वैल्यू अभी 90,000 रुपये हो गया, 90,000, और आपने बेच दिया, तो कितना गेन हुआ? 50,000। तो कोई टैक्स लगेगा? 1,25 तक तो वो लोग कोई टैक्स लेने के लिए रेडी नहीं। मतलब इंसल्ट कर रहे हैं ना। बोले थोड़ा लाइफ में ज्यादा कमाओ, समझ में आया? क्या देखो आए टैक्स से नहीं पाए, तो 1,25 तक कोई टैक्स लगेगा। मान लो क्वालिफाइड हो गए, 40 का 4 लाख इन्वेस्ट किया और 14 लाख हो गया, तो 10 लाख हुआ। तो 10 लाख में से 1,25 माइनस करने का, तो 875 पे टैक्स देंगे। प्लस शेयर्स तो साइड इनकम होती है ना, तुम जॉब भी कर रहे हो, 20 लाख रुपए जॉब का इनकम है, तो अभी 20 लाख प्लस ये 875, किस पे टैक्स देना पड़ेगा? 2875। पर वो 20 लाख पे कौन सा वाला रेट लगेगा जो अभी पहले बताया ना, नॉर्मल वाला, मिलने का नहीं। वो 20 लाख पे कितना लगेगा? नॉर्मल। और ये 875 पे कितना लगेगा? स्पेशल। फिर दोनों को ऐड करेंगे, फिर सरचार्ज लगाएंगे, और फिर वो 4% सेस ऐड करेंगे। आ रहा है तुमको समझ में कि ऊपर से जा रहा है? क्लियर है ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखो। ओके, बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में पूरा सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन होता है। समझ में? आपको सिर्फ डेटा एंटर करना होता है, सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाता है। बट सॉफ्टवेयर बनाया तो किसी इंसान नहीं है ना, ठीक है, तो उसको क्या कमांड देना है वो आपको पता होना चाहिए। तो तुम सॉफ्टवेयर बना के बेचना टैक्स के, समझ में आ गया ना? सब्सक्रिप्शन थोड़ा लो रखना, और क्या। क्लियर हो गया ये?
उसकी भी डिमांड आजकल बहुत ज्यादा है। ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हो गया। अभी आते हैं अपने किस पे, शॉर्ट टर्म। ठीक है, ध्यान देना। शॉर्ट टर्म में उन्होंने क्या बोला है, प्रोसेस कर पा रहे हो ना डेटा। ठीक है, नॉर्मल से अपना सफर स्टार्ट हुआ था, अभी स्पेशल में आधे तक अपने पहुंचे। शॉर्ट टर्म में उन्होंने बोला 111 ए। इधर क्या था, 100, इधर क्या है 111 ए। उसमें उन्होंने बोला कि इसमें भी है क्या, लिस्टेड शेयर्स। ठीक है, मतलब कम टाइम में पैसा बनाया, तो कम टाइम में पैसा बनाओगे तो रेट क्या लगेगा, ज्यादा। ये तुम लॉजिक पकड़ के चलना, ठीक है ना। तो क्या रहेगा, रेट यहाँ से आसानी से याद रहेगा। इसमें भी मैडम जी आ गए। तो 23 जुलाई, ठीक है ना, से कितना, तो 23 जुलाई 24 ऑनवर्ड्स उन्होंने टैक्स का रेट कितना कर दिया, तो सीधा कर दिया 20%। कितना कर दिया दोस्तों, 20% टैक्स का रेट उन्होंने कर दिया। मतलब 23 जुलाई 24 ऑनवर्ड्स, ओके, 20% कर दिया। उधर कितना था 12.5, इधर कितना 20%। मतलब समझ में आ रहा है, कम टाइम में ज्यादा पैसा बनाओगे तो वो लोग भी कम टाइम में ज्यादा पैसा बनाएंगे। अदर में कितना है, तो अदर में उन्होंने ऐसा बोला है कि अदर में कितना है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, 12.5। अदर में कितना है 15। मतलब क्या होता है, पहले बेचे होंगे तो, मतलब मान लो कि मैडम जी ने बोला उसके एक दिन पहले बेचे तो 15, अदरवाइज कितना देगा 20। इसमें कोई लिमिट वगैरह नहीं है, तो ये जल्दी खत्म हो गया। लिमिट मतलब वो 1,25,000 उधर था ना, वो इसमें नहीं है। इसमें सीधा 10,000 भी कमाए तो 20% देने, 2,000 रुपये वो लोग क्या कर देंगे, साफ कर देंगे। बोले सर वो 2.5 लाख रुपए वाला नहीं था, इसमें 2.5 लाख वाला नहीं लगता है, वो नॉर्मल इनकम में स्लैब लगता है। फटाफट पैसा कमाओगे तो टैक्स पे क्या लगेगा, फटाफट। समझ में आ गया ना, क्लियर है कि ऊपर से जा रहा है। ठीक है ना, तो अगर मान लो कि 4 दिन पहले कोई शेयर लिया था, वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपके बैच में बताया था ना, डिफेंस स्टॉक उठाया, वो तुमको पता है कि मारपीट होने वाली, इसमें मार एक तरफा होगी, ठीक है। तो तुमने बोला डिफेंस स्टॉक उठाओ, क्यों, क्योंकि यार देख अभी होता क्या है कि वो तो बाद में डिफेंस के तो शेयर्स बढ़ेंगे ना, क्यों, सेंटिमेंट उनके फेवर में चला जाएगा। और मार्केट सेंटिमेंट और परसेप्शन पे ज्यादा मूव करता है रादर देन हैविंग सम टेक्निकल फिजिबिलिटी। तो अभी इस केस में हुआ क्या पता है, तुमने शेयर उठा लिए, 10 दिन में मान लो भाग गया, मुझे नहीं पता कितना हुआ, और मैंने भी नहीं उठाए थे कोई शेयर। समझ में आ गया। तो अभी इस केस में क्या होगा, तुमने मान लो 1 लाख रुपए कमा दिए, सरकार बोले अच्छा है यार 1 लाख रुपए बना दिए, काम कर 20% निकाल। मतलब 1 लाख का 20% कितना, 20,000 रुपया हो जाएगा। डन ना, ठीक है। तो ये है इनकम टैक्स का स्पेशल टैक्स। डन ना। तो शॉर्ट टर्म में अगर ज्यादा पैसा कमाओगे तो क्या होगा, टैक्स रेट वो लोग क्या लगा देंगे, ज्यादा वाला लगा। डन। ये तो हो गया 111 ए। फिर आता है दोस्तों कौन सा वाला, अदर शॉर्ट टर्म। अदर शॉर्ट टर्म मतलब क्या, वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो था ना, वो तुमने बेच दिया। जैसे ना, मैं आपको बता देता हूँ, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप 24 महीने बाद बेचते हो ना, तो उसको लॉन्ग टर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉन्ग टर्म। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी। पर अगर 24 महीने के अंदर अंदर बेच दिया होगा, तो विद इन 24 मंथ्स बेचा होगा, तो उसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट टर्म। समझ आ रहा है कि ऊपर से यार, मतलब देखो पहले तो गेन है, फिर क्या है, शॉर्ट है या लॉन्ग है, वो आपको पता करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि शॉर्ट होगा लॉन्ग होगा, उसी से पता चलेगा कि टैक्स का रेट कितना लगेगा। आई होप आपको समझ आ रहा है, जाग रहे हो आप सब, सिग्नल आ रहा है ठीक से। सिग्नल आना चाहिए, दिसंबर तक नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम में जाके सिस्टम ही हैंग मार जाएगा। समझ रहे हो, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मान लो 24 महीने के बाद बेचा है, तो रेट कितना वाला लगेगा। उसमें भी दो पार्ट है। मैडम जी ने क्या बोला, इंडेक्स चाहिए बेटा, बोले हाँ मैडम चाहिए, तो कितना 20। बोले इंडेक्स नहीं चाहिए तो कितना 12। समझ रहे हो ना, ठीक है। वो पूरा एक इंटीग्रेटेड क्वेश्चन अपना होगा। देखो ये क्या होगा पता है, 3-4 लेक्चर तक डिफिकल्ट होगा, फिर क्या है पता है, तुम यूज टू हो जाओगे इससे। होता है ना, कभी कभी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो आप, तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल लगता है, फिर क्या होता है, फिर ये यूज टू हो जाते हो। जैसे इंटर में पहली पहली बार आए होंगे, तो लगा बोले यार ये तो फाउंडेशन से बहुत अलग है, पर अभी तुम क्या हो चुके होंगे, यूज टू हो गए, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में?
तो अदर शॉर्ट टर्म में उन्होंने क्या बोला, चलो यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग। अदर शॉर्ट टर्म में उन्होंने बोला कि हम लोग है ना इसमें कौन सा वाला टैक्स रेट लगाएंगे, नॉर्मल टैक्स। नॉर्मल टैक्स रेट मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या लगाने का बोला है, इसके लिए कोई स्पेशल रेट है नहीं, ये ध्यान रखना। ये अदर शॉर्ट टर्म मतलब क्या, तो अदर शॉर्ट टर्म मतलब लिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं है, लिस्टेड शेयर्स नहीं, अदर देन दैट, मतलब प्रॉपर्टी बेची, ज्वेलरी बेचा, ऐसा कुछ बेचा, तो जैसे मान लो आपने घर खरीदा, ठीक है ना, 1.5 करोड़ का या 2 करोड़ का घर खरीदा आपने सीए में बनने के बाद, ठीक है ना। ऐसा आपने मान के देखो, ऐसा तुमको लगता होगा कि सीए बनने के बाद लाइफ कुछ अलग होगी, ऐसा कुछ होता नहीं। नॉर्मली होता है। तो ये भ्रम और मोह निकाल दो अपने मन के अंदर से कि उसके बाद लाइफ सेट है, सेट होती तो मैं इधर थोड़ी खड़ा। ठीक है, तो ऐसा मन में से निकाल दो आप, ठीक है ना, कि ऐसा ऐसा हो। अभी हुआ क्या, आपने घर खरीदा 2 करोड़ का, ठीक है, तो अभी 2 करोड़ का घर खरीदा आपने, खरीदने के बाद क्या हुआ बताएं, थोड़ा रूमर्स चल रहा था, स्पेकुलेशन चल रहा था घर को लेकर। आसपास वाले बोल रहे थे कि तुम आए उससे पहले घर में से कुछ अलग अलग आवाजें आ रही हैं, मतलब कुछ आत्माओं का क्या है वास्ता। तुम डर गए यार, बोले क्या बात कर रहे हैं? 3 महीने हुए नहीं और ये सब बातें होने लगी। तो तुमने बोला निकलो इधर से अभी, क्यों, क्योंकि ये तो यार अभी बात बढ़ेगी ना तो प्रॉपर्टी का दाम गिर जाएगा। समझ में आया? लोग ऐसे भी प्रॉपर्टी का दाम गिरवाते हैं, मैंने नहीं गिरवाया किसी की। मैंने सिर्फ आपको बताया, ऐसे हिंट दे रहा हूँ। तो तुमने क्या किया पता है, बोले घर में कुछ आवाजें आ रही है, निकलो फटाफट यहाँ से। और सच में 2-3 बार आई भी, या किसी ने बाहर से निकाली होंगी। तो तुमने सोचा कि निकलो यहाँ से, तो तुमने फटाफट प्रॉपर्टी बेच दी, 2 करोड़ 40 लाख में बेच। तो 3 महीने में बेच के निकल गए ना। एक तो क्या होता है, घर लेते हैं तो अपने सोचते हैं ऐसा कि 5-10 साल घर में रहेंगे, ऐसा मान के घर लेते हैं ना, खुद का घर लेंगे। बट तुम 3 महीने में निकल गए। सरकार बोले किस रीजन से निकले उसमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम्हारा 40 लाख बना ना, उस 40 लाख पे हमको क्या चाहिए, टैक्स। कौन सा वाला टैक्स रेट चाहिए, नॉर्मल। क्यों, बोले ये तो तुम्हारा रूटीन कोर्स है, मतलब घर बेचना घर खरीदना 3 महीने में। अभी हुआ क्या, बताया 3 महीने में वहां से घर बेचा, घर में आवाजें आ रही थी, जहाँ नया घर लिया ना उसमें घर वालों को तुमने दिखाया नहीं था कि ये घर ले रहा हूँ। तो 2 करोड़ 40 लाख आए थे उससे, और 2.5 करोड़ का एक घर ले लिया, ठीक है। 1-1.5 महीने बाद घर वाले क्या बोले, घर में फील नहीं आ रहा है। तो उनको फील नहीं आ रहा है तो तुमको क्या होगा, फीवर आ जाएगा। बोले 2.5 करोड़ का घर लिया है और बोलते फील नहीं। तुम्हें सुबह एक दिन सुबह उठे, थोड़ा छाती में अब उठाओ, ऐसा रुजू करवाओ जीवन में, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो तुमने बोला इसको भी बेचो, तो 2 करोड़ 50 लाख का घर था, 2 करोड़ 70 लाख में बेचा। गवर्नमेंट बोले ये तो तुम्हारा बिजनेस हो गया। तो एक काम करो, हमको कौन सा वाला रेट चाहिए, नॉर्मल वाला रेट। इसलिए उन्होंने क्या, मैंने बता दिया, लॉजिक समझा दिया। बोले रीजन चाहे कुछ भी हो, आवाजें आ रही थी पहले, घर में आत्माएं घूम रही थी, फिर तुमने घर बेचा, घर वालों को पसंद नहीं आया, समझ में आया, तुमने बोला कि आप खुद का घर लेना या भाड़े पे लेना। समझ में आया, उसमें हम लोग आवाजें निकालेंगे और लोगों को डराएंगे। समझ में आ रहा है, तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। डन ना? दुखी आत्मा बोल सकते हैं ना, तो क्या कर सकता है उनका। समझ में आ गया, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अभी लास्ट उसमें हम लोग जाते हैं दोस्तों, कौन सा इनकम है, कैजुअल। कैजुअल इनकम मतलब क्या, देखो नाम में ही सब कुछ है, कैजुअल। कैजुअल मतलब क्या, बोले बस ऐसे ही हो गया, होते होते थोड़ी मालूम था कि हो गया। ओके, तो कैजुअल इनकम में मतलब ये सब किस में आता है, किस में आएगा दोस्तों, आईएफआरएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आपको लॉटरी इनकम, या तो फिर कुछ बुरी आदतें थी, कौन सी इनकम हो गई, कार्ड, अगर मान लो कि आईपीएल चल रहा था, ड्रीम इलेवन में पैसा लगा दिया, ठीक है, 7 दिन बेचारों का रोजी रोटी चला गया था। ठीक है, ऑनलाइन गेम्स वगैरह है, या फिर किसी भी तरह से पैसा कमाया, बैटिंग से पैसा कमाया, सट्टा किया, बोले सर सट्टा तो इलीगल है,
इनकम टैक्स वाले बोले देखो हाँ मैंने लीगल इलीगल नहीं, हम कोई भेदभाव नहीं करते, हम सिर्फ किस पे फोकस करते हैं, हम टैक्स ले लेते हैं, फिर बाद में जिसको जो करना है कर। समझ में आया? फिर हम पुलिस को बताया था कि ये सट्टे वाली है। वो सट्टा वाला क्या बोलेगा यार, ये दोगला बोले दोबारा, वो टैक्स दे दिया फिर तुमको जाके खबरी बनने की क्या जरूरत। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी इनकम लिखी है, लॉटरी है, बैटिंग इनकम है, कार्ड गेम्स इनकम है, ऑनलाइन गेम्स है, समझ में आ रहे हैं, इवन द क्रॉसवर्ड पजल्स, ठीक है ना, कसिनो में से इनकम कुछ हुआ है, तो फिर इन सब के ऊपर दोस्तों 30% टैक्स रेट लगेगा। वो भी क्या, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, 30% क्या लगेगा, फ्लैट। 30% फ्लैट लगेगा, मतलब कोई खर्चा वर्चा माइनस मिलेगा नहीं। तो अभी मान लो अगेन सीए में कंप्लीट हो गया, ठीक है, आप सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन। एक लेक्चर में 2-3 बार तो अपने बनाते ही, कितनी बार तो इंस्टीट्यूट भी नहीं बनाता। अभी हुआ क्या पता है, मुंबई में आप जॉब कर रहे हो या फिर कहीं और सिटी में जॉब कर रहे हो, तुम्हारे है ना वो जो, मतलब किसी ने आपका हाथ देखा था, हाथ की लकीर पढ़ के बताया था कि एक्सीडेंटल गेन होने वाला बेटा तुम्हारा, आकस्मिक लाभ था मुझे। तो तुमने क्या किया पता है, बोले लॉटरी लग सकता है एक्सीडेंटल में, तो बाकी तो और कोई एक्सीडेंटल इनकम होगी नहीं। तो तुम रोज सुबह उठते हो, जॉब जाने से पहले क्या खरीदते हो, लॉटरी टिकट। समझ में आ गया, लॉटरी टिकट खरीदते हो इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी तो लॉटरी लगेगी। पिछले 10 साल से ऐसा कर रहे हो। एक लॉटरी टिकट 100 रुपए का आता है, मतलब एक साल में कितने की लॉटरी टिकट ले ली होगी तुमने, 36,000। 10 साल से खरीद लो, मतलब 3.5-5 लाख की 3.5-4 लाख की लॉटरी टिकट तुमने खरीदी। अभी लॉटरी लगी, तुम नहीं लगी ऐसा नहीं लगी, कितने की लॉटरी लगी बताए, 1 लाख की। तो तुम क्या बोलोगे, बोले 3.5 लाख का तो खर्चा है और 1 लाख का तो क्या लगा है लॉटरी, तो 2,60,000 तो अभी भी माइनस में। गवर्नमेंट क्या बोले, बोले 1 लाख का 30% निकाल चल। बोले 3 साल का तो लॉटरी टिकट लिया था भाई, बोले वो माइनस नहीं मिलता बेटा, हम तो 1 लाख पे कितना लेके जाएंगे, 30%, तो 30% क्या लगेगा फ्लैट। मान लो 10 करोड़ लगा, तो 10 करोड़ का लॉटरी लगा, तो 30% का लॉटरी सरकार को लगा, 3 करोड़ रुपए वो लोग क्या लेके चले जाएंगे, टैक्स प्लस सरचार्ज भी लगेगा, क्योंकि इनकम बहुत ज्यादा है ना, तो क्या लगाएंगे, सरचार्ज और क्या लगेगा, सेस। तो अगर एक्सीडेंटल इनकम होगी तो हमारा भी एक्सीडेंटल टैक्स रेडी है। कितना टैक्स लगेगा, 30%। समझ में आ गया? मान लो हार के आए थे तो उसका कुछ नहीं, मतलब मान लो कसिनो में गए, एक बैट किया हार गए, दूसरा बैट किया जीत गए, तो दूसरे बैट पे टैक्स देने का, तो बोले देख 10 लाख हारा पर 12 लाख जीता, तो 2 लाख ही जीता ना, नहीं बोले 12 लाख का 30% नहीं, बोले वो 10 लाख का क्या, बोले वो हमको नहीं मालूम, लॉस नहीं करने का बेटा जीवन क्या करना। समझ में आ रहा है फ्लैट का मतलब क्या होता है, फ्लैट का मतलब ये होता है, मान लो ड्रीम इलेवन में पैसा लगाया 1 लाख रुपए, मजा नहीं आ रही है, तो सोचा 1 लाख लगाऊंगा, या तो ये तो रहेगा या तो मैं नहीं रहूंगा। तुमने सोचा कि अभी 1 लाख का कितना बनेगा, 1 करोड़, तो तुमने 1 लाख का 1 करोड़ तो नहीं बना, पर 1 लाख का 1,50,000 बने, तो 50,000 रुपये तुम्हारा इनकम हुआ ना? हाँ या ना? तो 50,000 रुपये आपका इनकम हुआ, अभी वो 1 लाख रुपए थे तुम ब्याज पे लाए थे कहीं से, उसका ब्याज ही 4,000 रुपये हो गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, 50,000 माइनस 4,000, नहीं बेटा 50,000 का सीधा 30,000 फ्लैट। अरे तुमको समझ में, फ्लैट का मतलब क्या है, फ्लैट मतलब पूरी तरह से हम लोग क्या करेंगे, साफ। समझ में आ गया, डन ना? तो इसको लिख लो, अभी आप इसको लिखोगे तो लेक्चर कितना है, दूसरा 10:30 का, 10:30 का, तो अपने आधा 5-7 मिनट डिस्कशन ही कर लेते हैं लिखने का, फिर मैं ये फाइल आपको क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, चलेगा ना? क्योंकि लिखने बैठोगे तो मेरे ख्याल से 30 मिनट्स तो इसी में चला जाएगा। डन? चलो यहाँ पे ध्यान देना, ये भी लिख लेना बाद में, ठीक है? देखो 2 पेज में आता है तो 2 पेज में, ठीक है, नहीं आता है तो तीसरा पेज क्या कर लेना, यूज कर लेना, ठीक है? चलो यहाँ पे ध्यान देना, हमने जो डिस्कशन किया किसके अंदर, नॉर्मल टैक्स रेट का। तो नॉर्मल टैक्स रेट जो होता है उसमें मैंने जैसे आपको बताया 2.5 लाख तक कोई टैक्स लगता नहीं है, ठीक है,
बट बाद में गवर्नमेंट ने एक स्पेशल अनाउंसमेंट किया जिसको हम लोग बुलाते हैं क्या, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन में उन्होंने ऐसा बोला जिनका एज 60 ईयर्स या उससे क्या होता है ज्यादा, मतलब 60 साल या 60 साल से ज्यादा, कोई बात नहीं, 60 ईयर्स और वो। तो उस केस में उन्होंने लिमिट बढ़ा के कितना कर दिया, तो 2.5 लाख की जगह कितना कर दिया, अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, मतलब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। मतलब नॉर्मल केस में कितना है, 2.5 लाख, मतलब 60 ईयर से कम वालों को कितना, 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन में कितना, 3 लाख, बाकी का एज इट इज। मतलब वहां पे 2.5 लाख से 5 लाख 5% था ना, इधर 3 लाख तक, मैं लिख ही देता हूँ कंफ्यूज ना हो। 3 लाख तक कुछ नहीं, 3 लाख से कितना, 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख कितना, 20, एंड अबाउट 10 लाख जाओगे तो कितना, 30। फिर बाद में वो लोग नहीं देखते कि सीनियर सिटीजन है कि कौन है। फिर सरचार्ज एज इट इज रहेगा। गवर्नमेंट क्या बोलेगा, बोले इंस्पिरेशन हो आप, ठीक है ना। लोगों को आप समाज को क्या कहते हैं, मतलब 5 लोगों को सीनियर सिटीजन है, उसकी इनकम 2 करोड़ है, तो इनकम टैक्स एग्जाम्पल सेट करेगा ना लोगों के सामने, बोले सीखो इनसे कुछ। समझ में आ गया, ठीक। फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट बनाया कॉल्ड सुपर सीनियर सिटीजन। अभी ये इनकम टैक्स का कॉपीराइट है, बोले सीनियर सिटीजन तो सुना था सर, सुपर मतलब क्या, तो उन्होंने, मतलब सुपर मतलब ऐसी कोई स्किल नहीं होती है, उसको लोग एज में डिफाइन करते हैं कि ऐसे लोग जिनका एज कितना है, 80 ईयर्स या उससे ज्यादा है, उनको हम क्या कहते हैं, सुपर। तो अगर मान लो कि सुपर सीनियर सिटीजन भी कोई पैसा कमा रहा है, ठीक है, ऐसे उस एज में चांसेस कम होते हैं, बट स्टिल मान लो कि किसका है मोटिवेशन की नहीं पैसा, देखो अभी क्या हो, पैसा कमाने में ध्यान दोगे तो आप लोगों को कम तंग करोगे, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो कमाते रहे, लोग रिस्पेक्ट भी ज्यादा करते हैं, समझ में आ गया। तो अगर अप टू, वहां पे उन्होंने क्या बोला, देखो अंकल जी के केस में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, समझ में आया, तो कितना परसेंट टैक्स, 0। 5 लाख तक कुछ नहीं, 5 लाख से कहाँ तक, 10 लाख, सीधा 20% का डूस। 5 लाख से 10 लाख कितना, सीधा 20%। अब भूल गए कि कौन है, अभी अंकल है कौन है वो सब भूल गए, अभी बोले अब नॉर्मल है, ठीक है। और अगर मान लो 10 लाख से ऊपर हुआ तो 30, बाकी सरचार्ज एज इट इज। आ रहा है तुमको समझ में, के ऊपर से जा रहा है। अभी है ना काफी सारे, मतलब आपका कोई भी बड़ा इंडियन कंपनी ले लो ना आप, तो जिसका वो फाउंडर होगा वो सीनियर सिटीजन ही होगा ना। 2 लाख 5 लाख करोड़ की कंपनी बनानी तो 35-40 साल जीवन की देने तो पड़ेंगे ना, तब जाके बनता है इतना बड़ा कंपनी। तो वो सब लोग तो होंगे ना इन सारी कैटेगरी के अंदर, तो 5 लाख, अभी तुमको क्या लगता है वो लोग 5 लाख में सही में फर्क पड़ता है उसको, उसकी इनकम मान लो 50 करोड़ है, वो बोले सर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देगा, बोले कहाँ पे 5 लाख भी हटा दे, एहसान मत देता है। 50 लाख का कितना, 50 लाख का 30% ले, ठीक है, सरचार्ज ले और दिखना मत यहाँ पे। उसका तो यही अप्रोच होगा ना, बट स्टिल तुमको ये ध्यान रखना है कि 5 लाख तक कोई टैक्स लगेगा नहीं, बाकी सरचार्ज और सेल्स वो जो है वो एज इट इज इंटेक आपको लेना है। फिर बाद में वो लोग क्या लेके आए पता है, बोले ये दोनों पार्टी है ना, ये दोनों पार्टी कौन होनी चाहिए, तो ये दोनों पार्टी रेसिडेंट होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए, रेसिडेंट, मतलब इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए, नागरिक की बात नहीं कर रहा, सिटीजन की बात नहीं कर रहा, रेसिडेंट। अभी ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो बेसिक का ही पार्ट है। रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में एक सर्टेन डे से ज्यादा अगर आप रुकते हो तो आप इंडिया के क्या हो, रेसिडेंट। तो अगर मान लो कि वो कौन है सर, वो एनआर है, मतलब नॉन रेसिडेंट, तो फिर कौन सा वाला स्लैब, तो फिर वो नॉर्मल वाला स्लैब, नॉर्मल वाला मतलब 2.5 लाख वाला, समझ में आया। नॉर्मल स्लैब मतलब कौन सा वाला, 2.5 लाख वाला स्लैब आपको लगा देगा उसके ऊपर, समझ आ गया के ऊपर से गया, डन ना, ठीक है। तो ये तुमको क्या रखने का ध्यान कि अगर सीनियर सिटीजन रेसिडेंट हुआ तो कौन सा वाला, 3 लाख, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द टैक्स पेयर। इफ अगर उसका एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हुआ तो, और दूसरा क्या होता है कि वो थ्रू आउट द ईयर सीनियर नहीं, किसी भी एक दिन पे अगर वो सीनियर सिटीजन हो गया, जैसे मान लो कि पूरे साल 59 ईयर्स का एज है, उसका बर्थडे 30 मार्च को ही है, तो मतलब ईयर खत्म होने के एक दिन पहले ही बर्थडे है, तो हो गया ना सीनियर सिटीजन। तो कौन सा वाला लिमिट मिलेगा, 2.5 लाख वाला के 3 लाख,
मतलब जब ईयर चालू हुआ तब कितने साल का था? यहाँ तक तो इंस्टीट्यूट नहीं पहुंचेगा, 7 जन्म लेने पड़ेंगे। ईयर चालू हुआ तब कितने साल का? 50। बर्थडे कब आ गए? मतलब 2 दिन पहले ही गया बर्थडे तो, मतलब 30 मार्च को गया ना, तब 59 हुए, पहले 58 के थे। अभी बर्थडे कब आएगा? 30 मार्च 2025 को, तब कितने साल के हो जाएंगे? 60। कैसे पता करना है कि 60 ईयर्स? तो आधार कार्ड से पता करेंगे। अंकल तो बोले मैं तो 72 का हूं, तो मान लेंगे क्या? तो आधार कार्ड से पता करेंगे ना। तो 60 का हो गया तो सीनियर सिटीजन हो गया ना, तो बेनिफिट मिल जाएगा। फिर बाद में उन्होंने 3 नहीं, आई थिंक एक सर्कुलर इश्यू किया, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द डेट। उन्होंने क्या बोला, बहुत अजीब सा सर्कुलर है, मैं 2 सर्कुलर के बारे में बताता हूँ, ठीक है? ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है? ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। कि जिन लोगों का बर्थडे 1 अप्रैल को आता है, इनकम टैक्स में जिनका बर्थडे कब आता है 1 अप्रैल को, वो अपना बर्थडे 31 मार्च को ही मना ले। बोले सर ये क्या बोल रहे हो आप, 1 अप्रैल को आएगा तो 1 अप्रैल को ही मनाएंगे ना, 31 मार्च को क्यों मनाएंगे? ऐसा नहीं, इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं कि जिनका बर्थडे 1 अप्रैल को आता है, तो 1 अप्रैल को तो आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है ना, ईयर तो आपका कंप्लीट कब हो गया? 31 मार्च को ही हो गया, तो फिर उस केस में हम रहने देंगे, ठीक है ना? तो 1 अप्रैल को मतलब मान लो कि 1 अप्रैल 2025, इस दिन तुम्हारा एज कितना हो रहा है? 60। बट उन्होंने क्या बोला, नहीं, 31 मार्च 2025 को ही हम आपको कितने साल के घोषित कर देंगे? 60। इसका मतलब क्या, तुमको सीनियर सिटीजन के सारे बेनिफिट मिलना चालू हो जाएंगे। नहीं समझ? पर ये सिर्फ इनके लिए है जिनका बर्थडे 1 अप्रैल को आ रहा है। मतलब मान लो तुम्हारा बर्थडे 2 अप्रैल को आ रहा है, तो बोला बेटा मस्ती नहीं, 1 अप्रैल को 60 ईयर्स के दिन, तो नेक्स्ट ईयर से आपको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिलेगा, करंट ईयर से मिलेगा। ये आ गया समझ में? के ऊपर से गया इंस्टीट्यूट को, मान लो कि ऐसा है कि नहीं, इंस्टीट्यूट को भी मान लो कहीं ऐसा कुछ सुन लिया, बोले यार ये एग्जाम में बना के पूछो, स्टूडेंट को फेल करो, तो जानबूझ के क्या किया पता है, डेट दे रखा है, एज भी दे रखा है, 59 ईयर्स का कंप्लीट हो गया अंकल जी, तो आपको क्या करना है, अंकल जी को 60 ईयर्स के कब करने? 1 अप्रैल को करने, 31 मार्च को हो गया ना सीनियर सिटीजन। समझ में आ गया? ठीक है। और एक बार सीनियर सिटीजन हो गए तो खत्म ना, फिर तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ना, कोई टेस्ट थोड़ी कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया ये? दूसरा क्या लाया पता है, ये तो थोड़ा मुझे खुद को समझने में 15-20 मिनट लगा, बोले एग्जैक्टली क्या कहना चाहते, बहुत पुराना है ये तो। इनकम टैक्स में क्या होता है, शायद मैंने ऑडिट में बताया, मुझे नहीं याद है। जैसे ना, इनकम टैक्स में कुछ जगहों पे जब एग्जम्पशंस दिए जाते हैं ना, तो उन्होंने रेफरेंस में है ना, रेफरेंस में कितना लिखा है, 2 चाइल्ड ओनली। जैसे सैलरी में कॉन्सेप्ट आता है कॉल्ड, कौन सा अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस। तो मान लो आप जॉब कर रहे हैं, मतलब कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, कंपनी, ठीक है, कंपनी उनके चाइल्ड के लिए क्या दे रहा है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस दे रहा है। चाइल्ड के लिए देगा ना, उसके लिए थोड़ी देगा। तो क्या दे रहा है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस दे रहा है। तो अभी हुआ क्या, कंपनी ने ना 1,000 रुपए पर मंथ का अलाउंस दिया है, 1,000 रुपए पर मंथ का अलाउंस दिया है, ठीक है। 3 चाइल्ड है, कितने चाइल्ड है? 3। तो 3 चाइल्ड है तो मतलब 1 महीने का कितना मिलता होगा, 3,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 3 चाइल्ड आप करोगे तो 36,000 पूरे साल का मिलता होगा। अग्री करते हो? इनकम टैक्स बोले यार इंसानियत के नाते एग्जम्पशन तो बनता है, क्यों? क्योंकि ये भी तो सैलरी है ना। तो इनकम टैक्स वालों ने क्या बोला, बोले हम एग्जम्पशन देंगे ना, नहीं देंगे ऐसा नहीं, बट हम एग्जम्पशन देंगे 100 रुपए पर मंथ का। मतलब तुमको मिला कितना है, 1,000, हम एग्जम्पशन कितना देंगे, 100 रुपए। इस लिमिट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये 100 रुपए तो बहुत कम है, 100 रुपए 1 महीने का खर्चा थोड़ी हो, 100 रुपए में तो वो 1 दिन का खर्चा होगा। तो चाइल्ड होगा उसका 1 दिन का 100 रुपए तो खर्चा होगा कि नहीं होगा? समझ में? आज स्टेशनरी लेने गया, ऐसा कुछ लेने गया, तो 100 रुपए तो ऐसे ही हो जाता है। मान लो कि स्कूल में कहीं मारपीट करके आया तो उसका इलाज का खर्चा, तो वो भी तो पार्ट ऑफ द एजुकेशन ही है ना। तो अभी 100 रुपए एक चाइल्ड का वो लोग क्या दे रहे हैं एग्जाम्पशन, इसमें भी हद क्या हो गई पता है? उन्होंने क्या लिखा पता है, हम एग्जाम्पशन देंगे मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। मतलब है 3, पर एग्जाम्पशन कितने का देंगे, 2। मतलब 3 का नहीं मिलेगा, 2 का ही मिलेगा। मतलब इसका मतलब क्या, तीसरे को बढ़ाने का ही नहीं, ऐसा नहीं, बढ़ाने का तीनों को बढ़ा, हम एग्जाम्पशन कितने का देंगे, 2 को। मतलब क्या होगा पता है, 100 रुपए पर मंथ
मल्टीप्लाई में 12 महीने, मल्टीप्लाई बाय कितना 2, मतलब हम आपको एग्जाम्पशन कितना देंगे 24। तो 36,000 में से 2400 रुपये माइनस करेंगे तो बाकी का कितना 33,600 टैक्स लगा। तो तुमको क्या होगा, बोले एक काम करो 2400 ही मत दे। नहीं बोले 2400 लो, ये आपका राइट है, आप ले सकते। अभी ये 100 रुपये तो यार कब का है बताए, 1990s का है 100 रुपये। थोड़ा बढ़ाओ यार, अभी एजुकेशन का खर्चा कितना बढ़ गया। अभी यहाँ पे मैं जो सर्कुलर की बात करने जा रहा हूँ, 2 चाइल्ड का ही उन्होंने क्या दिया है रेफरेंस, 2 चाइल्ड। अभी लॉ में क्या लिखा है बताए, मान लो ये हुआ, मैंने तो कितने चाइल्ड बोले, यहाँ पे कितने चाइल्ड है 3। पर ये 3 चाइल्ड का प्रोसेस किस तरह से, फर्स्ट बर्थ हुआ ना उसमें 1 चाइल्ड है, एंड सेकेंड बर्थ में है ना क्या हुआ था, ट्विंस। फर्स्ट बर्थ में क्या था 1 चाइल्ड, और सेकेंड बर्थ में क्या हो गया ट्विंस। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा वो तो बेचारा टेंशन में आ जाएगा, बोले यार गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से कितने चाइल्ड हो सकते हैं, 2 ही, तीसरा अगर है तो फिर जॉब चली जाती। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में यही होता है, ठीक है। बट सेकेंड बर्थ में ट्विंस हुए ना, टैक्स बोले इसमें मेरी क्या गलती है, ठीक है ना, ट्विंस हुए। तो लॉ में क्या होता है बेटा, लॉ में बर्थ काउंट होता है बेटा, लॉ में क्या काउंट होता है बर्थ। तो 2 बर्थ हुए ना, और उसमें कितने चाइल्ड है 3, तो इस केस में होंगे 3 बट उसको गिनने का 2 ही, मतलब लिमिट आपको दोनों का मिले, दो लिमिट आपको तीनों का मिलेगा, एग्जम्पशन आपको किसका मिलेगा, तीनों। क्योंकि सेकंड बर्थ में क्या होगा, ट्विंस हुआ ना, तो सेकंड बर्थ में ट्विंस हुआ तो एग्जम्पशन यहाँ पे 2 चाइल्ड का मिलेगा कि तीनों चाइल्ड का मिलेगा, 3। नहीं समझ आया, समझे मैं क्या बोल, पर मान लो फर्स्ट बर्थ में ट्विंस है तो फिर खत्म हो गया ना, लिमिट आपका रीच हो गया। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, तो फिर सेकंड बर्थ का कोई है नहीं, फिर तो 2 चाइल्ड हो गए ना, तो फिर हम 2 का ही। फिर बाद में उन्होंने एक वर्ड और क्या लिखा होगा, सर्वाइविंग चाइल्ड होने चाहिए, मतलब फर्स्ट बर्थ हुआ, ठीक है, उसमें चाइल्ड का डेथ हो गया अनफॉर्चुनेटली, सेकंड बर्थ हुआ उसमें एक ही चाइल्ड है, फिर थर्ड बर्थ हुआ उसमें ट्विंस हुए, तो टोटल तो 3 बर्थ हुए ना, पर 3 बर्थ में एक ही सर्वाइविंग, मतलब एक तो डेथ वाला था ना, तो उसको काउंट नहीं करते, समझ में आ गया। तो वो जो सर्वाइविंग बर्थ है उसी को हमको क्या करना है, काउंट करना। थोड़ा डिफिकल्ट है बट समझोगे तो सही है। आ गया तुमको समझ में, क्या समझ आया बोलो। फैमिली प्लानिंग नहीं सिखा रहा हूँ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लिमिट कैसे काउंट होना है वो बता रहा हूँ। फर्स्ट बर्थ हुआ तो 1 चाइल्ड है, और सेकंड बर्थ में क्या हुआ, तो 3 है ना, घर में कितने दिख रहे 3, बट 2 ही कितने, एग्जाम्पशन आपको किसका गिनने का, तीनों। या आगे जाके काम लगे चैप्टर डन। ये फाइल मैं शेयर कर देता हूँ, फिर मिलते हैं। देखो रोज 11:15 से कितने बजे लेक्चर है, 12:30, 12:30 या 12:15, आई थिंक 12:45 से होगा, 12:45 से लेक्चर। 99% तो मैं लेक्चर दूंगा, बट 1% प्रोबेबिलिटी है कि वो लेक्चर कैंसिल, 1% ही है, ज्यादा। ठीक है, तो वो मैं आपको, अगर मैं ग्रुप में अपडेट करूंगा एग्जैक्टली 12:15 से पहले, नहीं अपडेट करता हूँ इसका मतलब लेक्चर है, ठीक है, ओके चल।